Dear students, welcome back. Yes, I am back with theme video. मुझे लगता है कि एक अरसे बाद मैं जो है किसी थीम पे और खास करके पॉलिटिकल थ्योरी के थीम पे वीडियो बना रहा हूँ। वैसे ये जो टॉपिक है फ्रीडम, इस पे तो मैंने कम से कम 5-6 वीडियो बनाया है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक वीडियो जो है जो कि DSC 7 जो कि पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेट सेमेस्टर 3 NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत FYUGP दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL और इग्नू में जो है सेमेस्टर 3 में ये सिलेबस का एक पार्ट है फ्रीडम इमेंसिपेशन एंड स्वराज। इस पे चलिए आज एक गहन चर्चा करेंगे 1 घंटे से भी ज़्यादा के वीडियो पे। आई होप कि आपको मज़ा आ जाएगा। यदि आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, तो आप पहली बार पहुंच चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, खास करके पॉलिटिकल साइंस में, वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। तो चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं फ्रीडम इमेंसिपेशन और स्वराज पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन एग्जामिनेशन पर्पज से। यदि स्ट्रक्चर ऑफ इस वीडियो लेक्चर का देखिए, ये पूरा सेल्फ कंटेंट वीडियो लेक्चर है जिसके कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप यदि 6 से 7 बार इसको देख लें डिफरेंट स्पीड में बढ़ा के, तो आप आंख बंद करके तो आप आंसर लिख सकें। इस तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, जो कि NEP की जो सिलेबस DU SOL अपनाते हैं वो, और कहाँ पे हम सिलेबस में किस पोर्शन को कवर कर रहे हैं, और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे इस थीम से क्या आई है। उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग कनोटेशंस, मतलब डिफरेंट टाइप के जो कनोटेशन का मतलब क्या होता है। एक तो होता है सीधा लिटरल मीनिंग, और एक जो आप मीनिंग देते हैं, डिफरेंट जो मायने समाज में डिस्कोर्स से दिया जाता है। तो मीनिंग कनोटेशंस और डेफिनेशंस ऑफ फ्रीडम का क्या है। फ्रीडम खुद जो है क्या लिबर्टी से अलग है या एक ही वर्ड है, फ्रीडम वर्सेस लिबर्टी। और फिर जाएंगे हम लोग इमेंसिपेशन, एक अलग टर्म जिसके भी अनेक मीनिंग है, उसके मीनिंग कनोटेशंस, उसमें मार्क्स के क्या व्यू है इमेंसिपेशन पे, क्रिटिकल थिंकर्स जो हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के, उनका क्या व्यू है, और एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी में इमेंसिपेशन या साल्वेशन या मुक्ति को कैसे देखा गया है और वो कैसे फ्रीडम से जुड़ा है। और फाइनली हम लोग स्वराज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन इसके भी बड़े मीनिंग और कनोटेशंस हैं। 2 थिंकर को हमने लिया है, गांधी जी का और तिलक का। तो चलिए, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा है, लेकिन आई होप कि आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। चलिए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं और पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हैं। सिलेबस इसको DSC 7, इसको कैसे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है 7 नंबर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी FYUGP में, UGP जो 4 साल का न्यू कोर्स है, जिसमें कि अब आप 3rd सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। यूनिट 1 उसमें है, जिसमें कि पहला है फ्रीडम, पूरे कॉन्सेप्ट है ओवरऑल, जिसमें कि पहला है लिबर्टी, निगेटिव और पॉजिटिव। इसको मैंने हरे कलर से दिखाया क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। इस पे मैंने JS मिल का जो वीडियो है वो भी आप जोड़ सकते हैं ऑन लिबर्टी, वो भी निगेटिव लिबर्टी को दर्शाता है। लेकिन ये जो पूरा वीडियो है ये इसया बर्लिन के निगेटिव पॉजिटिव फ्रीडम पे बहुत पॉपुलर वीडियो है, बहुत लोगों ने देख के इसमें एग्जाम में लिखा, आप भी देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो ये छूट गया था, फ्रीडम इमेंसिपेशन स्वराज, जो मैं नहीं बना पाया था, आज मैं बना रहा हूँ। और इस पे भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया, जिसको बहुत स्टूडेंट ने नहीं देखा है, फ्री स्पीच एक्सप्रेशन डिसेंट, जाके आप खोज सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दूंगा डिबेट पे। अब आइए, 2 साल का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि ये तो 2022 में ही जो है NEP शुरू हुआ था, तो 2023 में फर्स्ट क्वेश्चन आता है दिसंबर में, और वो था डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, जो इसे बर्लिन ने दिया है। ऑल्सो डिस्कस द वार्निंग एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, जिसमें इसे बर्लिन कहते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी इज लाइक ए स्लिपरी स्लोप। आप एक बार जब इस पे लुढ़कना शुरू कर देते हैं तो कोई अंत नहीं है, और आप पहुंच जाते हैं टोटलिटेरियन रेजीम में। तो उस पर आपको लिखनी है, ये मेरे वीडियो में जो वीडियो निगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी है पूरी तरह एक्सप्लेन्ड है। सेकंड क्वेश्चन था उसी में, एक्सप्लेन द डिफेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब क्या क्या आर्गुमेंट हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए लिबरल समाज में। डज सेंसरशिप, डिफरेंट टाइप के सेंसरशिप होते हैं आपको पता है, जो हमारे थॉट एक्सप्रेशन और स्पीच की जो राइट है उसको थोड़ा कर्टेल करते हैं। हमारे यहाँ आर्टिकल 19(2) जो है वो खुद जो है स्पीच और एक्सप्रेशन पे बंधन लगाती है। जो फिल्म सेंसरशिप है वो सेंसर लगाती है, बुक पे सेंसरशिप हो सकता है, सब कुछ पे हो सकता है। डज सेंसरशिप हैव ए प्लेस इन लिबरल डेमोक्रेसी, इस पे डिबेट हो सकता है। इस पे भी मेरी जो वीडियो है फ्री स्पीच एक्सप्रेशन डिसेंट पे वो देखिए, एंड नोट है इमेंसिपेशन पे, वो तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 2024 में जो है 2024 में दिसंबर में जो सेकेंड पेपर आता है उसमें लिखा है क्रिटिकली एग्जामिन इसिया बर्लिस 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो ये क्वेश्चन दोनों बराबर है।
यदि इन दोनों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि फ्रीडम, इमेंसिपेशन, स्वराज पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, एक नोट है। यस, ये ट्रू है कि इस पे क्वेश्चन कम आने की संभावना होती है, लेकिन चूंकि 2 बार इन्होंने पूछ दिया है तो हो सकता है इस बार जो है इमेंसिपेशन और स्वराज पे फुल क्वेश्चन आए, इसलिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कैन बी कि फ्रीडम को आप कैसे डिफाइन करते हैं। फ्रीडम या लिबर्टी, मुक्ति, मुक्त होना, ये एक ऐसी भावना है जो हम सभी जानते हैं। इनहेरेंटली या इंट्यूटिवली हमारे दिमाग में है कि फ्री होने का क्या एहसास है। आप, हम सभी जानवर, इवन एक चींटी, एक कोई भी जानवर को आप ले लीजिए, पक्षी, सबको आप जो है फ्रीडम की भावना उसमें कूट कूट के भरी होती है। लेकिन यदि आपको कोई बोले कि फ्रीडम क्या है तो उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। यदि एक वर्ड में कहें तो सबसे है कि बंधन से मुक्त होना फ्रीडम है। कुछ ना कुछ बंधन है। लेकिन चलिए इस मीनिंग पे आने से पहले एक बहुत भारी भरकम एक डेफिनेशन देखते हैं जो मुझे लगा कि सबसे कंप्रिहेंसिवली बताता है, फिर नीचे आते हैं। फ्रीडम इज द कैपेसिटी फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद अपने से डिटर्मिन करना कि हमें क्या करना है। पहले अपने विल या अपने डिजायर पे खुद काबू होना। द एबिलिटी टू मेक ऑथेंटिक चॉइसेस अबाउट वंस लाइफ, मतलब अपने जीवन के निर्णय खुद ले पाने की जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो फ्रीडम है। फ्रीडम सोचने की, अपने तरीके से सोचने की और उस सोच पे एक्ट करने की, ये सब को विदाउट एनी अनड्यू कंस्ट्रेंट, कोई बिना अनड्यू जो अनजस्टिफाइड रोक टोक के बंधन के, while possessing the capabilities to act on those choices, केवल अपने चॉइस को बनाना ही नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे ये कार्य करना है, केवल यही थॉट पे आपका कंट्रोल है या आप उसके मास्टर हो, इससे नहीं। आप में वो कैपेबिलिटी भी है कि आप उन एक्ट पे जो है मतलब एक्ट कर सको, उन डिसीजन पे एक्ट कर सको और उसको अचीव कर सको। ये कैपेबिलिटी भी आप में यदि है तो ये फ्रीडम है। चलो ये तो एक बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यदि आप कितना भी सोचोगे तो एक चीज आएगी कि बंधन से मुक्ति फ्रीडम है। कोई ना कोई तो बंधन है, कोई ना कोई बॉन्डेज है। जैसे कहते हैं ना रूसो कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। तो वो चेन क्या है, वो कंस्ट्रेन क्या है? कुछ कंस्ट्रेन जो है आपके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति लगाता है, वो माँ बाप हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, वो कोई भी इंस्पेक्टर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो आपका बॉस हो सकता है। वो एक्सटर्नल कंस्ट्रेन है या इंटरनल है। इंटरनल आपके अंदर से कुछ आपको कुछ करने से रोकता है। वो इंटरनल क्या हो सकता है? अज्ञानता हो सकती है, और शिक्षा जिसको कहते हैं वो हो सकती है, या हमारे अंदर का जो अंधविश्वास है, जो हम परंपराओं रूढ़ी में लिपटे हुए हैं, जो एक तरह का फॉल्स कॉन्शियसनेस, जो फॉल्स आइडियोलॉजी से हमारे आंख पे पर्दा डाल दिया गया है, वो हो सकता है। उन सब के चलते जो है इंटरनल बॉन्डेज भी, बंधन भी आपको महसूस हो सकता है कि आप फ्री नहीं हो, केवल एक्सटर्नल नहीं। दूसरा ये है कि फ्रीडम इज कैपेबिलिटी टू लिव लाइफ एज पर ओन्स चॉइस। ये हमारे प्रोफेसर अमृत्य सेन जैसे कहते हैं, मार्था नॉसबॉम, जो कैपेबिलिटी अप्रोच टू फ्रीडम कहते हैं। मतलब फ्रीडम जो है, जो यहाँ पे भी है, पोजेसिंग द कैपेबिलिटी टू एक्ट ऑन दो चॉइसेस। फ्रीडम मतलब यह है कि आपकी कैपेबिलिटी है, आप पढ़े लिखे हो, हेल्दी हो, और आपको एक्सेस है मार्केट का, सोसाइटी का, इक्वलिटी का, डिग्निटी का, जिससे कि आप लाइफ उस तरीके से जी सकते हो जैसा आप सोचते हो कि आपको जीना चाहिए, मीनिंगफुल लाइफ। वैसी कैपेबिलिटी होना फ्रीडम है। यदि कैपेबिलिटी नहीं है तो कोई फ्रीडम नहीं है। मतलब अगेन वो उस फ्रीडम की तरफ इशारा करता है जो आपका इंटरनल कंस्ट्रेंट बनती है। फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर और डोमिनेशन। कई बार फ्रीडम इस तौर पे भी आती है, इसको कि रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम कहते हैं,
कि एक पूरी कौम जो है वो दबाई जाती है। जैसे कॉलोनियलिज्म के टाइम में जो हम लोग थे वो अंग्रेजों के द्वारा जो है डोमिनेटेड थे, हमारी अपनी सोच नहीं थी, इवन अपनी लैंग्वेज को जो है लाना हमारी फ्रीडम नहीं थी। पूरी अफ्रीका, पूरा एशिया जो है इस तरह के डोमिनेशन में रहा है। आर्बिट्ररी रूल, कई बार हमें आर्बिट्ररी रूल झेलना पड़ता है। राजा जो होता है आतताई होता है और वो हमें हमें उस तरीके से जीवन जीने ही नहीं देता है, व्यक्तिगत रूप में भी और सामूहिक रूप में, जो जो हमें महसूस कराए कि हम बंधन से आजाद हैं। इस टाइप के जो फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी पावर और डोमिनेशन होता है वो हम लोगों ने सबने देखा है। इससे निकल के आता है कि सेल्फ गवर्नेंस करना, अपने को खुद रूल करना और मास्टर ऑफ वंस ओन विल होना भी, मतलब हमें ये ताकत हो कि हम अपने विल या अपने डिजायर के मास्टर खुद हो। कोई इस टाइप का आर्बिट्ररी बंधन नहीं है जो हमें रोकता है इस तरह के विचार भी लाने से। देन फाइनली यदि देखें तो एक जो बहुत ही हिंदू मिथोलॉजी में या हमारे एंशियंट फिलॉसफी में है, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, जिसको हम कहते हैं संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना, इमेंसिपेशन। इवन इवन विद्या से जो है विमुक्ति मिलती है। कहा गया है संस्कृत में सा विद्या या विमुक्त, मतलब विद्या वो है जो आपको इमेंसिपेट करती है, आपको बंधन से मुक्त करती है, कई तरह के बंधन से मुक्त करती है। उसका एक्सट्रीम फॉर्म ये होता है कि यदि आप अपने इंटरनल सफरिंग, इग्नोरेंस, अज्ञानता, अटैचमेंट, मोह माया, अपनी ईगो, जो झूठ मूठ की जो अहम है, घमंड है, अपने होने का जो वजूद का जो घमंड है, अपने पावर का जो घमंड है, ईगो, और जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है जिसको हम संसार कहते हैं, बहुत सारे हिंदू फिल्म संसारा, कर्म का जो बंधन है, हम जन्म लेते हैं, मरते हैं और फिर से जन्म लेते हैं क्योंकि हम कार्मिक बंधन में हैं, इससे मुक्त हो जाना, मतलब एक स्टेट ऑफ परम परम ब्लिस, मतलब आप जहां पे कि आप इन सब से मुक्त हैं, चिर शांति और एकदम बिल्कुल जिसको आप कह सकते हो कि उससे अधिक आनंद, परमानंद की जो प्राप्ति होती है। सो उस टाइप की लिबरेशन, पीस एंड सेल्फ रियलाइजेशन यदि आपको होता है, जो हमारे हिंदू धर्म में लिखा गया, इसके लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जो बौद्ध बुद्धिस्ट में निर्वाणा कहा गया है, जैन में जो है इस तरह की मुक्ति की बात होती है, निर्वाण की बात होती है, हिंदुइज्म में होती है, भक्ति में होती है, वो निर्वाण, वो इमेंसिपेशन। तो इतने सारे जो मायने हैं फ्रीडम के, आप भौचक रह जाएंगे। इससे ज्यादा मीनिंग किसी भी पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसका नहीं देख सकते हैं जितना कि फ्रीडम या लिबर्टी का है। अब आइए बहुत तेजी से देखें कि डिफरेंट जो मैं ले सकता था 1 दर्जन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता। मैंने यहाँ पे 5-6 बहुत प्रोमिनेंट थिंकर को लिया है जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुल वे में फ्रीडम को डिफाइन करने की कोशिश की है कुछ शब्दों में। चलिए, टी.एच. ग्रीन जो कि इंग्लैंड के आइडियलिस्ट मोरलिस्ट थिंकर रहे हैं, टी.एच. ग्रीन जो है फ्रीडम को एक पॉजिटिव पावर के रूप में देखते हैं। इट इज ए पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और इंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और इंजॉइंग, मतलब जो आपको एज ए ह्यूमन करना चाहिए वो करने की यदि आप में ताकत है तो वो फ्रीडम है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी को मारना चाहिए, पीटना चाहिए तो उसके लिए ताकत, लेकिन एज ए ह्यूमन होने के लिए, जो ह्यूमन पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए आपको जो पावर चाहिए वो फ्रीडम है। जे.एस. मिल कहते हैं, जो कि जिन्होंने ऑन लिबर्टी नाम की बुक लिखी थी, निगेटिव लिबर्टी मतलब इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और फ्रीडम के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, वो कहते हैं फ्रीडम इज को वो देखते हैं एज द एब्सेंस ऑफ कोअर्सन। कोअर्सन मतलब फोर्स, मारपीट वाली फोर्स, मतलब दंड वाली फोर्स, absence of coercion or interference on individual action, especially from the state and society, as long as one's action do not harm other। उन्होंने harm principle दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारा कोई भी एक्ट एक इंडिविजुअल का यदि किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है तो समाज या स्टेट को कोई हक नहीं है कि उसको किसी तरीके से फोर्स से, बाय कोअर्सन, उसको रोके। सेल्फ रिगार्डिंग वर्सेस अदर रिगार्डिंग एक्शन, ये हार्म प्रिंसिपल भी है। तो जे.एस. मिल इस तरीके से देखते हैं, मतलब यदि हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे कि किसी को और फर्क नहीं पड़ता है तो वो हमें करने देना चाहिए। फ्रीडम, रूसो फ्रीडम को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, कलेक्टिव वे में देखते हैं। इंडिविजुअल्स गेन मोरल और सिविक फ्रीडम बाय ओबेइंग लॉ, वन हैज ए हैंड इन क्रिएटिंग। उनका कहना था कि यदि जनरल विल, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, यदि आप कानून के खुद निर्माता हैं, आप भी कानून बनाते हैं, जो कानून आप पे भी लागू होता है सब पे बराबर लागू होता है, तो उस कानून को मानने से जो आपको फ्रीडम मिलती है, रियल फ्रीडम, वो है मोरल फ्रीडम। आपको फील होगा कि हमने, जैसे देखिए
आप घर में आप इंडिविजुअल हैं, अपने घर के आप मालिक हैं, लेकिन आप अपने लिए रूल बनाते हैं, खुद कानून बनाते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 6 बजे उठ के मैं 8 बजे तक पढ़ाई करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, और आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कितनी भी आलस आए, आप उस रूल को, उस लॉ को फॉलो करते हैं, जबकि आप मास्टर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप पर कोई बंधन नहीं है। तो आपको कैसा फ्री हो फील होगा? आपको फील होगा कि वाओ, आई एम फ्री, रियल, मेरे अंदर कोई बॉन्डेज नहीं है। आप अपने को पैट करोगे। वही बात वो कहते हैं कि समाज में रहते हुए मान लीजिए आपने खुद कानून बनाया जनरल विल के थ्रू, और उस कानून को खुद आप फॉलो करते हैं डिलीजेंटली, तो आप फील करेंगे कि मोरली आप फ्री हो गए। दैट इज फ्रीडम इन रिपब्लिकन सेंस, कम्युनिटी में फ्रीडम। हेगल, जो कि एक बहुत ही अलग टाइप के थिंकर रहे हैं, जर्मन आइडियोलॉजी के बड़े थिंकर, जिन्होंने डायलेक्टिक कॉन्सेप्ट दिया, जिससे मार्क्स प्रभावित हुए, जिन्होंने स्टेट को एक बहुत ऊंचा पदवी दिया, वो इस तरीके से फ्रीडम को देखते हैं, फ्रीडम एज सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू पार्टिसिपेशन इन इथिकल इंस्टीट्यूशन। उनका कहना था कि फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट जो है ये इथिकल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें कि जिसको कि आप यदि उसके तरीके से फॉलो करें तो आप फ्रीडम को अटेंड कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रीडम को। तो फ्रीडम इज सेल्फ रियलाइजेशन एक इंडिविजुअल का थ्रू पार्टिसिपेशन इन इथिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। ट्रू फ्रीडम इज नॉट इंडिविजुअल आइसोलेशन बट रियलाइजिंग वनसेल्फ थ्रू द रैशनल स्टेट। मतलब ट्रू फ्रीडम जो है ऐसा नहीं है जो कि इंडिविजुअल जो है अपने को कमरे में बंद कर ले, हमको जो करना है करें, जेएस मिल की तरह, बल्कि आप जब स्टेट के इंस्टीट्यूशन और स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो रैशनल स्टेट है, जो मतलब सही है वही है वो स्टेट, तो उसमें पार्टिसिपेट करके आप पॉलिटिकल लाइफ में जो फ्रीडम आप प्राप्त करते हैं वो रियल फ्रीडम है, जस्ट लाइक रूसो के जैसा। मार्क्स, उनका तो अलग ही है, इमेंसिपेशन पे वो जाते हैं। उनका कहना है ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम एलियनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। जो ये क्लास एक्सप्लॉइटेशन है, उस बंधन से मुक्ति, जो हम एलिनिएट हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं अपने काम से, अपने आप से भी, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से, क्योंकि हमें एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है, उस एलिनेशन से मुक्ति जो है वो फ्रीडम है। और ये फ्रीडम तब होगा जब इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्लास को खत्म कर दिया जाएगा, क्लास लेस, स्टेट लेस, प्रॉपर्टी लेस कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी, जहां सभी बराबर होंगे और अपने अपने तरीके से जो उनको मर्जी आएगा उस तरीके से सोशल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो सबको आजादी मिलेगी। दैट इज द ट्रू फ्रीडम। प्रोफेसर अमृत सेन, मैंने अभी आपको बताया भी कैपेबिलिटी अप्रोच, तो वो देखते हैं फ्रीडम एज कैपेबिलिटी। फ्रीडम जो है वो कैपेबिलिटी है, बेसिक कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन एंड एक्सेस टू मार्केट इकोनॉमी एंड सोशल डिग्निटी यदि आपको है, तो ऐसा कैपेबिलिटी जो इनेबल करता है पीपल को वो लाइफ जीने को जो वो चेरिश करते हैं, जो उनके लिए मीनिंगफुल है, उसको जीने के लिए यदि उनके पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो वो फ्री है, नहीं तो वो बॉन्डेज में है। प्रोफेसर अमृत सिंह। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो थिंकर्स हैं उन्होंने कितने कितने तरीके से, अलग अलग तरीके से, आप इसमें जेराल्ड मैकुलम को जोड़ सकते हैं, आप जो जो एंशिएंट एंड मॉडर्न जो कांस्टेंट ने जो थॉट दिया था, लिबर्टी ऑफ द एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न, उसको जोड़ सकते हैं। आप इसमें फिलिप पेटिट को जोड़ सकते हैं जिन्होंने रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम दिया है। आप इसमें कई कई और थिंकर को, चार्ल्स टेलर को जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिमिटेड रखा है इनको, इससे आपको काफी एग्जाम में इतना लिखने से काफी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा रुक करके, जबकि ये सिलेबस जो मैं पोर्शन कवर कर रहा हूँ उसमें नहीं आता है, इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है, लेकिन थोड़ा सा जो इसैया बर्लिन ने एक बहुत ही एक मेजर स्टेप लिया, जिससे कि फ्रीडम या लिबर्टी एक कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी हुई आगे के थिंकर को। उन्होंने क्या कहा, लगभग 1958 1949 सब में उन्होंने ये सब बुक लिखा था, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड ऑल, आज से समझिए 70-80 साल पहले। उन्होंने ये कहा कि यदि हम पूरे जो अभी तक डिस्कशन हुआ है, यदि इसको आप देखें, मेरे भी डिस्कशन को, तो उसको दो खाने में आप फ्रीडम या लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को दो खाने में रख सकते हैं। एक लगता है कुछ निगेटिव लिबर्टी जैसा है और कुछ पॉजिटिव, उन्होंने नाम दिया। उनका कहना था निगेटिव लिबर्टी जो है वो लिबर्टी को किस रूप में देखती है, वो इस रूप में देखती है कि व्हाट इज द एरिया विद इन विच ए सब्जेक्ट कैन बी ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन is or should be left to do or be what he is able to do or be without interference by other person। मतलब क्या वो दायरा होना चाहिए जहां पे एक व्यक्ति या एक समूह
को छोड़ देना चाहिए बिना किसी इंटरफेरेंस के, चाहे जो वो करे, चाहे जो वो बनना चाहे, बिना किसी इंटरफेरेंस के दूसरे व्यक्तियों के द्वारा। ये जो है निगेटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी का मतलब ये हुआ डिनोट एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैन मेड इंटरफेरेंस। पहला तो ये बाहर है, हमारे अंदर नहीं है, और ये कोई नेचुरल इंटरफेरेंस नहीं है या कंस्ट्रेंट नहीं है, मैन मेड इंटरफेरेंस और कंस्ट्रेंट है ऑन वंस थॉट एंड एक्शन। हम क्या बनना चाहते हैं और क्या हम करना चाहते हैं व्यक्ति या व्यक्ति के समूह पे, ये निगेटिव लिबर्टी है। पॉजिटिव वो कहते हैं बहुत सारे लिबर्टी का थॉट जो है लाइक कैपेबिलिटी अप्रोच देखेंगे, मार्क्स का देखेंगे, ग्रीन का देखेंगे, वो पॉजिटिव लिबर्टी कह सकते हैं। वो उसमें ये है सोच कि व्हाट और हु इज द सोर्स ऑफ कंट्रोल that can determine someone to do or be this rather than that। फिर से पढ़िए, what or who is the source of control that can determine someone to do or be this rather than that। कौन है जो एक इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है कि तुमको क्या बनना है या तुम क्या कर सकते हो, या तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो। वो आदमी का खुद अपना वजूद है कि कोई और उसके माथे पे कब्जा किए हुए है। जैसे बच्चा है तो उसके माथे पे ये चीज कि वो क्या कर सकता है या क्या जो है वो बन सकता है, इस पे उसके माँ बाप का कब्जा होता है। तो ऐसे में वो जो है पॉजिटिव सेंस में फ्री नहीं है, वो मास्टर ऑफ वंस ओन विल नहीं है। अपनी डिजायर, अपने विल, अपना जो उसकी सोच है उसका भी वो कंट्रोल नहीं है, सेल्फ मास्टरी नहीं है। सो इस सेंस में पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है बाय हुम आई एम रूल्ड। हम किसके द्वारा रूल किए जाते हैं। एम आई मास्टर ऑफ माई विल और डिजायर। क्या मैं खुद अपने विल और डिजायर का मास्टर हूं कि समबडी एल्स इज गाइडिंग। यदि आप मार्क्स के नजरिए से देखें तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में या ग्रामिस्ची के नजरिए से देखें जो कल्चरल हेजेमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा जो वर्किंग क्लास है वो फ्री नहीं है पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि उसके सोच पे ही कब्जा है कैपिटलिस्ट क्लास के, जो कि मीडिया, किताबों, फिल्म और डिस्कोर्स से उसके ऊपर बनाया जाता है। Thus, positive liberty in one sense of Isaiah Berlin is self-mastery, self-control, self-direction, self-realization and free capacity of the self to choose between good and bad है। खुद अपना सोचना कि हमारे लिए क्या अच्छा बुरा है। यहाँ पे ईसा बर्लिन एक चीज को जो बहुत ज्यादा वो तवज्जो नहीं देते हैं, जिसको बाद में जोड़ा गया पॉजिटिव लिबर्टी, वो था जो कैपेबिलिटी अप्रोच सॉर्ट ऑफ, मतलब जहां पे कि आपकी कैपेबिलिटी को यदि समाज या स्टेट जो है वो बढ़ा देता है, जो काम आप पहले नहीं कर सकते थे वो आप कर सकते हैं, या जो पहले आप नहीं बन सकते थे वो बन सकते हैं, तो इससे भी जो है आपकी फ्रीडम बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासिक एग्जाम्पल है, यदि किसी शहर में सारे मॉल, सारे मल्टीप्लेक्स जो है या सारे बाजार जो है वो हैंडीकैप फ्रेंडली हो जाए, जहां कि आप सीधा व्हील चेयर को लुटका करके आप मॉल में, शॉप में, सिनेमा हॉल में घुस सकते हो, और सरकार फ्री जो है व्हील चेयर सभी जो है हैंडीकैप पर्सन को दे दे, तो आप सोचो कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी और उनकी फ्रीडम कितनी बढ़ जाएगी। इस टाइप की फ्रीडम को भी आप पॉजिटिव लिबर्टी या पॉजिटिव फ्रीडम में ला सकते हो। ये क्यों ये बाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें ह्यूमन ऑलवेज जब बाइनरी में किसी चीज को डिवाइड करता है तो समझना बहुत आसान होता है। इस तरीके से इसे बर्लिन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। अब थोड़ा सा जल्दी से देखें लिबर्टी और फ्रीडम के बीच में क्या डिफरेंस है। कई बार तो आपको लगेगा कि ये तो दोनों क्या सर बता रहे हैं, दोनों तो एक ही लगभग वर्ड है। यस, लिबर्टी और फ्रीडम का जो है इंटरचेंजेबली जो है उसको सिनोनिमसली यूज हुआ है। कभी आप लिबर्टी यूज करते हो, कभी फ्रीडम यूज करते हो, मैंने भी ऐसा यूज किया है, लेकिन दोनों में थोड़ा सटल डिफरेंस है, मतलब थोड़ा बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है। एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिबर्टी थोड़ा लॉ से रिलेट करके आता है। इसका जो टर्म है वो लैटिन लिबरेट से आया है, एसोसिएटेड विद सिटीजनशिप एंड लॉ। तो ये बेसिकली, जबकि आप यदि फ्रीडम देखोगे तो ये ओल्ड इंग्लिश फ्रीडम से आया है, इसका मतलब फ्री विल और स्टेट ऑफ फ्री होना है। तो ये एक अलग सोच से आती है, बहुत यूनिवर्सल कि बंधन मुक्त होना है, और ये जो है बहुत ही कंस्ट्रेन एक कॉन्टेक्चुअल सोच से आती है, सिटीजनशिप एंड लॉ। तो लिबर्टी में टिपिकली रेफर्स टू फ्रीडम विद इन ए सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। एक सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो आपको फ्रीडम मिलती है, हवा में नहीं, जबकि फ्रीडम एकदम एग्नोस्टिक है, हवा में फ्रीडम, हम फ्री हैं। इट्स ए फ्रीडम एज रिकॉग्नाइज, प्रोटेक्टेड एंड रेगुलेटेड बाय लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन, एक सोसाइटी या सोशल इंस्टीट्यूट, उसके अनुसार जो हमको फ्रीडम मिलती है वो लिबर्टी है। इट प्राइमरली रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन। तो इस मायने में देखोगे तो ये निगेटिव फ्रीडम को या निगेटिव लिबर्टी को ज्यादा
दर्शाता है, जैसे फंडामेंटल राइट, पर्टिकुलरली दोज इम्पोज्ड बाय द स्टेट, सोसाइटी और अदर ऑथोरिटी, जो जेएस मिल जिसको काटते हैं, जो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करती है। जबकि फ्रीडम जो है इज ब्रॉडर, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इट रेफर्स टू द एब्सेंस और कंस्ट्रेंट और द पावर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस विल। जो पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट देते हैं बर्लिन, वो थोड़ा फ्रीडम के करीब जाता है। मास्टर ऑफ वंस ओन विल, फ्री होना, बंधन मुक्त होना, मुक्ति may denote presence of the capacity or capability, resource and opportunity to realize one's potential, जिसको जिसको अरिस्टोटल कहते हैं यूडोमोनिया। यदि आप में वो कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज है, जिससे कि आप ह्यूमन फ्लोरिशमेंट, ह्यूमन गुडनेस को अचीव कर सकते हो, जो अल्टीमेट एम है आपके ह्यूमन होने का, बीइंग ह्यूमन होने का, वो यदि आप रियलाइज कर सकते हो तो वो फ्रीडम है। टू एक्ट ऑटोनोमसली एंड टू परसू वंस गोल एंड सेल्फ डेवलपमेंट, यदि आप अपने को खुद डेवलप कर सकते हो, मोरली रीजनरेट कर सकते हो, सेल्फ रियलाइज कर सकते हो। फ्रीडम इन बहुत ब्रॉड चीजों को इंडिकेट करता है, नॉट लाइक लिबर्टी जो कि लॉ एंड सिटीजनशिप से रिलेटेड है। दोनों का रिलेशनशिप यदि देखो तो लिबर्टी इज ऑफन सीन एज ए प्री रिक्विजिट फॉर फ्रीडम। इस बड़ी बड़ी फ्रीडम के पीछे जो है एक लिबर्टी है। यदि आपको कानून के अनुसार कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं है आपके सोच पे और आपके एक्ट पे, तभी आप ये बड़ी टाइप की फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। बाउंड्रीज दोनों का देखिए, घेरा देखिए तो फ्रीडम कैन बी एब्सोल्यूट इन थ्योरी, ये हवा में लटका हुआ है, एग्नोस्टिक, सबसे परे है। एब्सोल्यूट मतलब फ्रीडम हमको है, मुक्ति, सब चीज से मुक्ति चाहिए। जबकि लिबर्टी जो है कॉन्टेक्चुअल है, ऑलवेज रिलेटिव है, ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल है। ये सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है और दूसरे के राइट से आप कितने जुड़े हुए हो उससे जुड़ा हुआ है। ये फंडामेंटल राइट जैसी है। स्कोप यदि देखें, दायरा, तो फ्रीडम इज फिलोसॉफिकल एंड एग्जिस्टेंशियल, मतलब हर जीव में जो है फ्रीडम की परिकल्पना है और ये एक फिलोसॉफिकल सोच है ये। जबकि लिबर्टी बहुत ही ग्राउंडेड जो है वो सिविक एंड लीगल कॉन्सेप्ट है, जो कि सिटीजनशिप राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशियो पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है उसमें सीधा लॉ एंड कानून या सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। लिबर्टी इज सिविक एंड लीगल। सोर्स देखें हम तो फ्रीडम माइट बी सीन एज ए नेचुरल और इनहेरेंट, हमको गॉड से आती है, हमको मतलब नेचर से आता है, इनहेरेंट है। हम यदि कोई जीव हैं तो हम फ्री होने का हमको अधिकार है, बस जीवित होने के चलते, जीवित होना ही फ्रीडम है। लिबर्टी इज ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय पॉलिटिकल सिस्टम। लिबर्टी का कोई पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर ज्यादा मायने नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, कानून की व्यवस्था है, तभी लिबर्टी आप इंजॉय कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, सिविल लिबर्टी, लिबर्टी टू लाइफ, इस टाइप की जितनी फंडामेंटल राइट्स आप देख सकते हो, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लिबर्टी टू डू एनी ट्रेड, बिजनेस, लिबर्टी ऑफ एनी टाइप ऑफ लिबर्टी जो आपको फंडामेंटल राइट देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड बिलीफ एंड रिलीजन एंड लाइक दैट, वो जो है सब जो है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। जबकि फ्रीडम का एग्जाम्पल देखोगे, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, अपने लाइफ को चूज करना, अपने लाइफ पार्टनर, हम क्या बनना चाहते हैं, किससे शादी करना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, किस तरह का खान पान पहरावा हमारा हो, ये सब जो फ्रीडम है। फ्रीडम टू क्वेश्चन ऑथोरिटी एंड एस्टैब्लिश नॉर्म, ये भी फ्रीडम की हम उठाए आवाज पैट्रियार्की के अगेंस्ट में, जो समाज की सरी गली हुई व्यवस्था है उसके अगेंस्ट में आवाज उठाने की भी जो क्षमता है या आजादी है, वो भी फ्रीडम है। फ्रीडम टू डेवलप योर पोटेंशियल, आपका जो ह्यूमन पोटेंशियलिटीज है, ह्यूमन फ्लरिशमेंट को अचीव करना, जो एरिस्टोटल के शब्द में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, जो गांधी जी का स्वराज कहता है। फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम फियर, आप सोचोगे ये सब क्या है, इस पे तो पूरी क्लास लिया सकती है। फ्रीडम अननेसेसरी डिजायर से फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम वांट, जो गांधी जी ने फ्रीडम ऑफ वांट दिखाया कि हम कपड़े को छोड़ देंगे, हम सादा जीवन अपनाएंगे, हम एक धोती में रहेंगे, वॉलेंट्री पोवर्टी ओढ़ेंगे, फ्रीडम ऑफ वांट, किसी चीज से हम डरेंगे नहीं। सत्याग्रह उनका फ्रीडम फ्रॉम फियर है, हमें किसी से डर नहीं लगता, हम सत्य के खोज के लिए सब कुछ निछावर कर सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ओके, अब हम लोग चर्चा करते हैं एक अनदर टर्म पे। अभी हम लोगों ने देखा फ्रीडम क्या है जो सिलेबस में थी, उसके क्या मायने, कनोटेशंस हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, कैसे वो लिबर्टी से अलग है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं और इमेंसिपेशन, मुक्ति, विमुक्ति, मुक्त होना,
जो हम लोगों के हिंदू फिलॉसफी में इतना ज़्यादा है कि हमें बचपन से ये वर्ड इतना ज़्यादा बार बताया गया है। जो मैंने कहा मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, सा विद्या या विमुक्ते, मतलब कि विद्या आपको विमुक्त करती है। किन चीज़ों से विमुक्त करती है? अटैचमेंट से, मोह से, मतलब आप कई चीज़ों से विमुक्त होते हो, जो हमें गीता सिखाती है। विमुक्त होना क्या है, ये चीज़ हमारे हमें इनग्रेन्ड है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इमेंसिपेशन। इसका यदि रूट देखिए तो लैटिन इमेंसिपियर से आया है। इसका जो रूट मीनिंग है, मीनिंग टू रिलीज फ्रॉम ऑथोरिटी और कंट्रोल। तो ये तो अंग्रेजी वर्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ जो हिंदू फिलॉसफी में मुक्त हो जाने का जो है, इसको साल्वेशन वर्ड से भी आप कह सकते हैं, वो और इमेंसिपेशन एक है। मैं ये नहीं कहूँगा। इमेंसिपेशन एक अंग्रेजी वर्ड है जो कि रिलीज फ्रॉम ऑथोरिटी और कंट्रोल है, लेकिन उसी से मिलता जुलता हुआ हमारा निर्वाणा का जो कॉन्सेप्ट है, निर्वाण की प्राप्ति या मुक्ति मिल जाना, संसारिक बंधनों से मुक्ति, हम उधर की तरफ बात कर रहे हैं। तो इसके दो मायने हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका मायने है टू रिलीज फ्रॉम ऑथोरिटी और कंट्रोल, जो मार्क्स ने जो इमेंसिपेशन की बात की, ह्यूमन इमेंसिपेशन, या जो क्रिटिकल थिंकर्स करते हैं इमेंसिपेशन, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं हिंदू फिलॉसफी में, वो एक अलग इमेंसिपेशन है। उस वर्ड इमेंसिपेशन सेम है, लेकिन उसको आप हिंदी में निर्वाणा कहिए, मुक्ति कहिए सांसारिक बंधनों से। So it refers to the process of being set free from legal, social or political restriction. ये वेस्टर्न मीनिंग है। It is the active liberation from bondage, किसी भी तरह का bondage, oppression और disadvantage. So फ्रीडम और इमेंसिपेशन में भी वेस्टर्न थ्योरिस्ट ने रिलेशन निकाला है कि फ्रीडम एक स्टेट और कंडीशन है। मतलब आप फ्री हो या नहीं, एक कंडीशन है कि हम फ्री हैं नहीं है, मतलब एक स्टेट है, कहीं से कहीं आप पहुंचे हुए हो। तो इस जगह पे यदि आप पहुंच गए तो आप फ्री हो गए हो। इस जगह से अनफ्री से फ्री होना। और इमेंसिपेशन जो है वो प्रोसेस है जो आपको यहां से यहां ले जाती है। अनफ्री हो और आप यहां अनफ्री हो, और यहां से यदि आप इस रास्ते को तय करके फ्री होते हो, तो ये रास्ता जो है, ये जो प्रोसेस है, ये इमेंसिपेशन है। इमेंसिपेशन ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ गेनिंग फ्रीडम। ये अगेन मैं कह रहा हूं, ये सब जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की थॉट है। हमारे हिंदू फिलॉसफी को हम लास्ट, इसके बाद तीसरे स्लाइड में देखेंगे। तो इसकी जो की कैरेक्टरिस्टिक है, ये ऑफन रिक्वायर स्ट्रगल, मतलब आपको लड़ना पड़ता है, आपको इमेंसिपेट होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। चाहे आप इंडिविजुअली लड़ो, चाहे आप मार्टिन लूथर किंग ने लड़ा, चाहे फेमिनिस्ट लोग लड़े, चाहे गांधी जी लड़े, कॉन्शियस रेजिंग करनी पड़ती है। लोगों के दिमाग में भरना पड़ता है कि आप अनफ्री हो, क्योंकि लोग तो कई बार अनफ्री हो करके भी बहुत खुश होते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अनफ्री हो, और क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आप में वो क्षमता लाओ कि जो एस्टैब्लिश नॉर्म, जो आपको बंधन बनाए हुए हैं, जो एस्टैब्लिश पावर स्ट्रक्चर सोसाइटी की जो है, जो आपको बंधन बनाती है, उससे मुक्त होने के लिए आप लड़ो। तो आप अपने दिमाग में तो लाओ कि ये गलत है। ये डायनेमिक प्रोसेस है, कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। चेंज इन स्टेट और कंडीशन, यहां पे आप देखिए कि अनफ्री से आप फ्री हो रहे हो, चेंज इन स्टेट और कंडीशन है। और ये बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डायमेंशन है। इंडिविजुअल भी जो है वो इमेंसिपेशन प्राप्त कर सकता है इंडिविजुअल मेथड से, और कलेक्टिव मेथड से भी। बहुत सारे इमेंसिपेशन जो है कलेक्टिव हुए हैं, चाहे फेमिनिस्ट के हो, चाहे पूरा ग्रुप जो है अबोरिजिनल हो, चाहे LGBTQ कम्युनिटी ने इमेंसिपेशन अचीव किया लीगल रास्ते से। और ये स्ट्रक्चरल होता है जनरली। जो है ये जो इस्टेब्लिश पावर स्ट्रक्चर सोसाइटी के हैं, स्ट्रक्चर का मायने डियर स्टूडेंट सोशल साइंस में होता है पैटर्न सोशल रिलेशन और पैटर्न सोशल बिहेवियर। जो उसके वो एक बंधन की तरह आपको फील होगा कई बार, इसको हम सिस्टम कहते हैं। जैसे मैरिज एक सोशल स्ट्रक्चर है, फैमिली एक सोशल स्ट्रक्चर है, इवन स्कूल कॉलेजेज एक सोशल स्ट्रक्चर है। इसके चलते नहीं कि वहाँ दीवार हैं और कमरे हैं जो स्ट्रक्चर है, नो, क्योंकि स्कूल में एक पर्टिकुलर पैटर्न सोशल रिलेशन होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, बिटवीन सीनियर एंड जूनियर, जो आपको एक तरह से बंधन जैसा फील होता है। सो ऑपरेसिव पावर स्ट्रक्चर यदि है समाज का, इंस्टीट्यूशन और सोशल स्ट्रक्चर, तो उसको चैलेंज करना जो है वो बेसिकली इसमें निहित होता है इमेंसिपेशन में। एग्जाम्पल यदि देखिए अगेन वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो इमेंसिपेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन फ्रीइंग इंस्लेव्ड पीपल इन अमेरिका, जो वहां स्लेवरी से जो मुक्ति मिली थी ब्लैक पीपल को,
अमेरिका के साउथ में, तो वो जो एक मूवमेंट चला था इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव, उसकी जो प्रोक्लेमेशन हुई 1863 में, लड़ाई तक वहां पे हुई, वो एक एग्जांपल है। वुमेन्स इन इमेंसिपेशन, जो वुमेन अपने को जो फ्री करती हैं थ्रू सफरेज मूवमेंट, मतलब वोट लेने को जो उन्होंने मुहिम बनाया, और उनको 1920 में कितना 19th अमेंडमेंट से यूएसए में मिला और फिर पूरी दुनिया में मिला। डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट जो चला पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि कॉलोनियल पीपुल, हम लोग भी उसमें से थे, हम लोग इमेंसिपेट हुए, हम लोग फ्री हुए इंपेरियल या कॉलोनियल रूल से। ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म, जो प्रोलेटेरियन इमेंसिपेशन, जो मार्क्स जिसका ख्वाब देखते थे कि मजदूर इकट्ठा हो और अपने कैपिटलिज्म के जो चेन है उस बंधन को तोड़ डालो, इमेंसिपेट हो जाओ। मोक्षा, अब यहां पे आके मैं हिंदू फिलॉसफी में मोक्षा, लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ, यहां पे डेथ होगा, नॉट डेट, डेथ, कर्मा एंड इग्नोरेंस, मतलब जो हमारे यहाँ ज्ञानता और अशिक्षा का जो अंधकार है, साइकिल ऑफ बर्थ, रीबर्थ एंड डेथ एंड कर्मा के जो कार्मिक जो साइकिल है, जो संसार का बंधन है, उससे जो मुक्त निर्वाण, वो भी मोक्ष जिसको हम कहते हैं मोक्ष, वो भी इमेंसिपेशन या साल्वेशन कह सकते हैं। इमेंसिपेशन ऑफ दलित थ्रू सोशल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जिसको कि गांधी जी ने अपनाया अपने तरीके से, अंबेडकर ने अपनाया अपने तरीके से, वो भी जो है इमेंसिपेटरी मूवमेंट था। आप देख सकते हो कि इमेंसिपेशन एक तरफ कितना फिलोसफिकल हो जाता है, जहां वो साल्वेशन या मोक्षा शब्द किसे मिल जाता है, जहां पे कि निर्वाणा की प्राप्ति, मतलब इस सांसारिक बंधन, माया, मोह, कार्मिक बर्थ, रीबर्थ से ही आप मुक्त हो जाते हो, और कितना रूडिमेंट्री हो सकता है कि वुमेन्स इमेंसिपेशन थ्रू सफरेज मूवमेंट। अब आइए कि हम लोग बहुत क्विकली जो है देखेंगे दो। एक तो मार्क्स ने जो है, तीन देखेंगे, मार्क्स ने कैसे इमेंसिपेशन को समझा, जो क्रिटिकल थिंकर हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट है, वहां के जो क्रिटिकल थिंकर, उन्होंने कैसे समझा, और इंडियन फिलॉसफी में कैसे समझा गया। यदि हम मार्क्स का कॉन्सेप्शन देखें तो मार्क्स अंडरस्टूड इमेंसिपेशन नॉट जस्ट एज फॉर्मल लीगल और पॉलिटिकल फ्रीडम, ये तो चलो सिंपल है उनके अनुसार से कि आप फ्री हो गए किसी के बंधन से, कोई दूसरा आर्बिट्ररी रूल था, मुक्त हो गए, बट एज ह्यूमन लिबरेशन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एलिनेशन, जो ये विमुख हो जाने का जो बंधन है कि आप अपने से ही, अपने प्रोडक्शन से, प्रोडक्टिव प्रोसेस से, अपने ही क्रिएशन से आप जो विमुख हो जाते हो, आपको लगता है ये कौन है, उसको एलिनेशन उन्होंने कहा था, उसको वो एक बंधन है, उसको तोड़ना। जो कैपिटलिस्ट क्लास डोमिनेशन है, जहां पे कि आप एक तरह से मतलब मन मार करके आप लेबर के तौर पे काम करते हो, अपने लेबर को बेचते हो, अपने को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने प्रोडक्ट में, और जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन होती है, क्लास एक्सप्लॉयटेशन, उन बंधनों से मुक्ति जो है वो ह्यूमन लिबरेशन है, इमेंसिपेशन है। उनका कहना था कि अगेन इसको यदि देखेंगे बहुत लंबा चौड़ा है, आपको मैं पढ़ देता हूं, इसका मीनिंग आप उससे ही समझ जाएंगे। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वो कहते थे कि ये इनसफिशिएंट फ्रीडम है, ये फॉर्मल लीगल और सिविल राइट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया में मिल गया है, सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, असेंबली, इक्वलिटी, जो फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। उनका कहना था ये बहुत लिमिटेड है, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, और ये कुछ ये मत समझिए कि ये कोई आपको इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को हटा देता है। अंबेडकर यही कहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप सब इक्वल हो गए, उससे कुछ इक्वल नहीं होगा। अंबेडकर जी बहुत फेमसली उन्होंने कहा कि एक मेड सर्वेंट और एक साहब निकलते हैं वोट देने के लिए, तब तक वो इक्वल हैं जब तक दोनों लाइन में खड़े हैं और वोट देते हैं, उसके बाद दोनों एकदम जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। सेम थिंग आप सोच सकते हो लास्की के थॉट में, और कई, कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी या सोशल इनइक्वलिटी को केवल आप लीगल इक्वलिटी करके नहीं बांध सकते, वही ये कहते हैं। फॉर मार्क्स दिस फॉर्म ऑफ फ्रीडम इज एन इल्यूजन, ये कह देना कि इंडिया सभी जो है फ्री हो गए क्योंकि सभी इक्वल हैं, ये एक इल्यूजन है, बिकॉज इट डज नॉट एड्रेस द फंडामेंटल अनफ्रीडम एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ। अभी भी गांव देहात में घोड़ी पे कोई जो है, आज के समय में कोई घोड़ी पे कोई दलित चढ़ता है, उसको गोली मार दी जाती है, आज के समय में। आपको आपको दिल्ली में सोच के आपको डिसबिलीफ होगा, लेकिन आज भी ये न्यूज आते हैं, कहीं पे मूछ मुड़वा दिया जाता है, कहीं पे जो है अत्याचार जो है कास्ट के नेम पे आज भी होती है। आप डेली लाइफ में, अंबेडकर जी बोलते थे कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, शायद सबसे अधिक पढ़े लिखे सोच वाले नेता, लेकिन वो कहते थे हमें हमेशा हर दिन हमको दलित होने का दंश जो है झेलना पड़ता है। So, what kind of fundamental unfreedom you experience in daily life, particularly in economic sphere, अमीर गरीब के बीच में? ह्यूमन इमेंसिपेशन, वो कहते हैं ये ट्रू और कंप्लीट फ्रीडम है जिसके तरफ हमें जाना चाहिए। दिस इज ए डीपर, मोर रेडिकल फॉर्म ऑफ फ्रीडम।
इन्वॉल्विंग द एबोलिशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो कॉज करता है एलिनेशन को, वो जो क्लास की जो व्यवस्था है उसको तोड़ देना, क्लास स्ट्रक्चर को हटा देना। इट मीन्स लिबरेटिंग पीपुल फ्रॉम मटेरियल इनइक्वलिटी, सब समतावादी हो जाए, मतलब जो मटेरियल, जो इनकम वेल्थ का जो इनइक्वलिटी है, जो प्रॉपर्टी लेस समाज, क्लास डोमिनेशन से हटाना, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से हटाना, अगेन वही क्लासलेस, प्रॉपर्टी लेस लेस जो है समाज जहां की कोई ऊंच नीच नहीं है। ट्रू इमेंसिपेशन विल कम व्हेन द प्रोलेटेरिएट, मतलब मजदूर, ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट सिस्टम, एबोलिशेस प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब एक्सप्लॉयटेटिव सेंस में, और इस्टेब्लिश ए क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, कम्युनिज्म। इमेंसिपेशन फॉर मार्क्स इज नॉट ए गिफ्ट फ्रॉम एवर, कोई बोला कि कोई आपको देने वाला नहीं है ये इमेंसिपेशन या मुक्ति, आपको खुद जो है लड़ करके लिबरेशन आपको लेना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना होगा, वायलेंस भी करना पड़ सकता है, आपको सेल्फ लिबरेशन बाय ऑप्रेस्ड होगा। इमेंसिपेशन फॉर मार्क्स इज दस ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, पूर्ण तरह से समाज को बदल देना, aimed at realizing human freedom, equality and self realization। इस तरह की सोच जो है, मैं कम एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मार्क्स किस तरीके से बात कर रहे हैं कि क्लास के बंधन को तोड़ देना, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखना, सब जो है बराबर हो, इस सेंस में कि कोई प्रॉपर्टी वेल्थ के बेसिस पे किसी का जो है ऑपरेशन ना हो, और सब लोग फ्रीली जो है सोशल प्रोडक्शन में जुड़े, जो जो कर सकता है, each one should contribute as per one's ability and take from the production process as per one's need। यदि हम देखें कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्रिटिकल थिंकर, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आगे आपको इतना ज़्यादा इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये जो है 1980s में उभर करके आते हैं और ये मार्क्स के थॉट को आगे ले जाते हैं, उनको वो न्यू फॉर्म में, केवल इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये बेसिकली इस फॉर्म में सोचते हैं ऑपरेशन को कि क्या स्ट्रक्चर कैसे आपको बंधन बनाता है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर हो, चाहे ग्लोबल स्तर पे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर है, जो आपको बंधन में रखती है, उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो थिंकर हैं उसमें हॉकहाइमर, ओडोर्नो, थियोडोर, सेकेंड जनरेशन के ज़्यूर्गन हैबरमास, इनको ह्यूर्गन हैबरमास पढ़ा जाता है, हर्बर्ट मार्क्यूज, ये सब इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत है, आप पढ़ सकते हैं। तो इनके अनुसार से इमेंसिपेशन, जो क्रिटिकल थिंकर है, एज ए प्रोफाउंड एंड मल्टीफेसेटेड प्रोसेस ऑफ लिबरेशन, अगेन ये प्रोसेस ऑफ लिबरेशन है, मतलब एक प्रोसेस है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचना, फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ अनफ्रीडम, मूविंग बियॉन्ड मार्क्स फोकस ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टू इनकम्पेस, टू इंक्लूड परवेसिव इन्फ्लुएंस एंड कल्चर, कल्चर के चलते जो कल्चरल डोमिनेंस को उठा के फेंक देना, आइडियोलॉजी से जो आपको दबाया जाता है हेजोमनी, उसको उठा के तोड़ देना, एंड डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन, और जो डिस्कोर्स से जो आपको बंधन बनाया जाता है, पावर स्ट्रक्चर से जो बंधन बनाया जाता है, उन सब को तोड़ करके फेंक देना इमेंसिपेशन है इन एडवांस्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सोसाइटी में। हॉकहेमर कहते हैं इमेंसिपेशन इन्वॉल्व डेवलपिंग क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ हाउ आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म एंड कल्चर रिप्रोड्यूस डोमिनेशन। आप समझ सकते हैं कहां से आ रहे हैं, आइडियोलॉजी और कल्चर कैसे आपको दबाता है। इमेंसिपेशन इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम, इट रिक्वायर्स सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने को समझे आप क्या हैं, रीजन डेवलप करना, एंड विल टू चेंज अनजस्ट कंडीशन, और आप में वो ताकत होनी चाहिए कि जो अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो चाहे ग्लोबल, उससे लड़ने की, उसको बदलने की क्षमता डेवलप करना। थियोडोर एडोर्नो कहते हैं इमेंसिपेशन कम्स थ्रू निगेटिव डायलेक्टिक्स, ये एक टर्म देते हैं निगेटिव डायलेक्टिक्स, जिसको नेट पे जाके और आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए वे ऑफ थिंकिंग दैट कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन डोमिनेंट आइडियोलॉजीज, रेजिस्ट क्लोजर एंड रिमेन अवेयर ऑफ सफरिंग एंड कंट्राडिक्शन। अगेन आप जो समाज के जो बहुत वेल एस्टैब्लिश, हजारों साल से जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, उसको आप चैलेंज करते हैं, आप कहते हैं ये अनजस्ट है, ये हमें मुक्त नहीं होने देता है, कोई चीज क्लोज नहीं है, कोई ये नहीं है कि तुम औरत हो तो तुम ऐसे ही करोगे, मैटर इज क्लोज, तुम चाइल्ड हो तो ऐसे ही करोगे, पेरेंट कह देंगे मैटर इज क्लोज, तुम इस कास्ट पे हो तो तुम ऐसे ही करोगे, मैटर इज क्लोज, नो, एंड रिमेन ऑलवेज अवेयर ऑफ द सफरिंग एंड कंट्राडिक्शन जो हमारे ह्यूमन लाइफ में, उसे लड़ने की क्षमता इमेंसिपेशन है। ज़ुर्गन हैबरमास कहते हैं, जो कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी के जनक हैं, वो कहते हैं इमेंसिपेशन मीन्स क्रिएटिंग कंडीशन फॉर कम्युनिकेटिव एक्शन। उनके अनुसार से कम्युनिकेटिव एक्शन क्या है, एक ऐसा समाज
जहां सभी लोग फ्रीली, ओपनली और रैशनल डायलॉग, कम्युनिकेशन में इंगेज होकर के एक एका जो है वो डेवलप करते हैं बातचीत के द्वारा, जहां कोई ऊंच नीच नहीं है। एक परफेक्ट जो है स्पीच की कंडीशन है, जहां आप खुले मन से जो है आप बोल सकते हो, सोच सकते हो, और सामने वाला आपको एज ए इक्वल सुनता है, और दोनों मिल करके और कई लोग मिल करके समाज में निर्णय लेते हैं। इन एन इमेंसिपेटेड सोसाइटी डिसीजन आर मेड थ्रू कंसेंसस। इस तरह के बातचीत से जहां सभी फ्री हैं, सभी इक्वल हैं, नॉट थ्रू कोएर्सन, ऊपर से थोपा नहीं जाता है। इमेंसिपेशन लाइज इन फ्री एंड रैशनल कम्युनिकेशन, और ये सिचुएशन होना फ्रीडम है, वेयर ऑल वॉइसेस कैन बी हर्ड विदाउट डोमिनेशन। कोई ऊंची और कोई नीची आवाज नहीं है, किसी की आवाज वहां दबाई नहीं जाती है, वहां सबकी आवाज की बराबर अहमियत है। ऐसा एक बराबर आवाज वाली व्यवस्था बनानी, आप समझो ये कितनी गूढ़ बात वो कह रहे हैं। जुर्गन हबार्मस, इमेंसिपेशन। हर्बर्ट मार्क्यूज कहते हैं, जिन्होंने वन डायमेंशनल मैन नाम की फेमस बुक लिखी है, वो कहते हैं इमेंसिपेशन रिक्वायर्स लिबरेटिंग कॉन्शियसनेस फ्रॉम कंज्यूमरिज्म एंड फॉल्स नीड्स टू रिडिस्कवर रियल ह्यूमन पोटेंशियल। जो हमें फंसा दिया गया है इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में कि तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, फॉल्स हमें नीड पैदा किया गया है। हमें जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है बीइंग ह्यूमन, वो हम परसू नहीं करते हैं। हम वो परसू करते हैं जो सेठ जी को और पैसा देता है। उस बंधन से मुक्त होना इनका कहना है, और रियल नीड को पहचाना, रियल ह्यूमन पोटेंशियल को पूरा करने के लिए जो नीड है उसको पहचानना जो है इमेंसिपेशन। आप देख सकते हैं कि ये कहां से ये लोग आ रहे हैं। इसको आप नियो मार्क्सिज्म कह सकते हैं। अब आप आइए, फाइनली हम कहेंगे कि इमेंसिपेशन जो एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी में है वो एक अलग तरह का है, जिसको आप साल्वेशन, मोक्ष, विमुक्ति कह सकते हैं। In ancient Indian philosophy, the concept of emancipation is primarily understood, ये बहुत स्पिरिचुअल है, understood as मोक्ष, liberation या salvation, which refers to freedom from the cycle of birth, death and rebirth, samsara, जो कि अद्वैत वेदांत में कहते हैं, driven by karma and cessation of suffering, जो बुद्धिज्म में कहते हैं दुख से मुक्ति हो जाना, संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। Unlike the modern socio-political notion of emancipation, जो अभी हम लोगों ने देखा like Marxist और critical theory, Indian tradition emphasizes spiritual liberation, freedom from ignorance, desire, ego and karmic बंधन। यदि दो तीन देखें तो बहुत सारे और आप स्ट्रीम देख सकते हो इंडियन फिलॉसफी में। मैंने तीन लिया है यहाँ पे, वेदांता लिया है शंकरा का। इमेंसिपेशन इज रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, उसमें ये माना जाता है वेदांता में कि सेल्फ जो है, जो हमारी आत्मा है वो, और जो परमात्मा, जो परम ब्रह्म है, ब्राह्मण है, जो हमें क्रिएट करता है, वो दोनों एक ही है। हम उसके अंश हैं, मतलब हम अलग नहीं हैं। और उस अंश में मिल जाना जो है वही जो है मुक्ति है, वही इमेंसिपेशन है, वही साल्वेशन है। और उसके लिए हमें अपने को, खुद को प्योर करना होगा, रियलाइज करना होगा कि हम कौन है। जिस समय हम रियलाइज कर लेंगे, हम परम आत्मा में मिल जाएगी हमारी आत्मा। सो इसमें जो ये जो फ्रेज है बहुत ही याद रखने लायक है, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। इसका मतलब है, तत् मतलब कि तुम जो है, तुम कौन हो, तुम वही हो। तत्त्वम असि मतलब तुम ही ब्रह्म हो, यू आर द गॉड, तुम ही हो, डिफरेंट नहीं है। और उसको रियलाइज करना कि तुम खुद ब्रह्म के पार्ट हो, दैट इज साल्वेशन। इमेंसिपेशन इन बुद्धिस्ट थॉट देखें तो उसको वो निर्वाणा कहते हैं या निब्बना कहते हैं पाली में, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। और ये सफरिंग आती है फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, संसारा, जो कार्मिक बंधन से जो हम लिपटे होते हैं उसके चलते दुख होता है, क्योंकि वो हमें कंटिन्यूअस डिजायर पैदा करता है, तृष्णा पैदा करता है, जो हमेशा के लिए कभी भी अमिट है, वो मिटती ही नहीं है। तो हम हमेशा जो है उस तृष्णा के पीछे भागते हैं, वही मृग मरीचिका जैसा। एंड द एक्सटिंक्शन ऑफ डिजायर, यदि उस डिजायर को हम हमेशा के लिए एक्सटिंग्विश कर दें, जला दें, उस इग्नोरेंस जो हमें वो उस मृग मरीचिका के तरह हमको दौड़ाने को मजबूर करती है, जो डिजायर के, उसको मिटा दें, हम लाइट से भर दें। और जो ये कार्मिक जो अटैचमेंट है, जो हमको लगता है कि यही सुख है, मटेरियल पोजीशन या कुछ करें और सफलता मिले, पावर, ईगो, डिजायर, उसको फेलिसिटी, अटैचमेंट, माया मोह, उससे मुक्त हो जाना जो है निर्वाणा है।
इमेंसिपेशन इन जैनिज्म में देखिए तो जैनिस जो है इसको मोक्षा या केवल्या कहते हैं। केवल्या मतलब कि वो जो उनका मानना है कि हमारा जो जीव है, जिसको आप आत्मा कह सकते हो, वो है तो बहुत प्योर, लेकिन उसमें कार्मिक जो है ना, जैसे कि हमारे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल चढ़ जाता है, उस तरह से जीवा पे जो है कार्मिक जो है वो लेयर चढ़ जाता है तो इम्प्योर हो जाता है। उसको प्योर कैसे हम बना दे, वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल हमारा है, द लिबरेशन ऑफ द सोल जीवा फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ संसारा एंड फ्रॉम कार्मिक बॉन्डेज। सो उससे वो जीवा जो है वो खिल जाता है। इसमें ये नहीं माना जाता कि वो जीवा जो है वो पार्ट है परम ब्रह्म का, नहीं, वो जीवा है तो सेपरेट, लेकिन वो इतना प्योर है कि वो गॉडली हो जाता है यदि हम इसको निर्वाणा प्राप्त करते हैं तो। Thus, ancient Indian philosophy viewed emancipation as supreme human endeavor, a profound journey from transient suffering filled existence of samsara to a state of ultimate eternal freedom, peace, self realization, achieved कैसे अचीव होती है, अचीव थ्रू वेरियस पाथ्स ऑफ नॉलेज। आप देखोगे अष्टांग है, 8 पाथ एंड 4 मार्ग एंड बहुत सारे आप इसमें पढ़ सकते हो। आप या तो नॉलेज के पाथ से जाओ, चाहे आप डिवोशन के पाथ से जाओ, चाहे तो ज्ञान के पाथ से जाओ, चाहे आप भक्ति के पाथ से जाओ। डिवोशनल जो संत हुए हैं रामानुजा एंड ऑल, वो डिवोशन के पाथ से साल्वेशन को प्राप्त करते हैं। कई लोग जो है नॉलेज के पाथ से प्राप्त करते हैं, कई लोग एक्शन से जो है करते हैं, कर्म योग से, या रिग्रेस इथिकल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, कई जो है समाधि लगा करके एसेटिसिज्म से जो है अपने को अपने बॉडी को तपा करके जो है तपस्या करके जो है साल्वेशन प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अलग मीनिंग फ्रीडम का हो जाता है, कितना फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल हो जाता है। डियर स्टूडेंट, फाइनली इस वीडियो में तीसरा पार्ट, मुझे पता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये एक सेल्फ कंटेंट वीडियो लेक्चर है जो कि आपको किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उस व्यू से लिखा गया है या बोला गया है। स्वराज जो है इन द थॉट्स ऑफ गांधी एंड तिलक, ये हम देखेंगे, जिसमें से स्वराज जो है मैंने पुराने जो मेरी स्वराज वीडियो है उससे उसको डिस्टर्ब नहीं किया है, वो थॉट है, और तिलक की मैं फिर से नरेट कर रहा हूं। यदि हम ये देखें कि इसेंस क्या है गांधी जी के स्वराज का, ये की स्लाइड है, इसके बाद हम इसकी समझिए एक्सप्लेनेशन ही करेंगे। इसका जो लिटरल मीनिंग है स्वराज का, वो हम लोग सब जानते हैं, स्वराज सेल्फ रूल। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं सेल्फ गवर्नेंस, अपने को हम खुद रूल कर रहे हैं। इसको आप फ्रीडम भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम यदि अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो। लेकिन इन सब से बहुत ज्यादा इसके मायने थे, वो हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट गांधी जी की पूरी पॉलिटिकल थॉट स्वराज से परिभाषित की जा सकती है। एक व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए, इट डिनोटेड सेल्फ मास्टरी, अपने ऊपर ही कंट्रोल, अपने विल, डिजायर, पैशन, वांट पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेन, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको कि कई लोग जो हैं वो साल्वेशन से जोड़ सकते हैं, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब अपने को आप समझते हो कि आप हो क्या पूरे यूनिवर्स के स्कीम में, आप क्यों हो, जो जो क्वेश्चन हर मनुष्य के जीवन में आता है कभी ना कभी, पर्टिकुलरली जब वो ओल्ड होने लगता है। मोरल गुडनेस एंड परफेक्टिबिलिटी, जो मैंने कहा एरिस्टोटल से उन्होंने लिया, मतलब कि कैसे एक आदमी जो है वो उसका मोरल रीजनरेशन होता है, कैसे जो है वो अच्छा से अच्छा बनते आता है। यहाँ रूसो को भी आप याद कीजिए, उन्होंने भी यही कहा था, परफेक्टिबिलिटी है, गॉड ने हमें दे के भेजा है कि हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से अपने को गॉडली बना सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं, मोरल गुडनेस ला सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल के लिए स्वराज का यही मायने होता है, कैसे आप अपने को मोरली परफेक्ट बना दोगे, ऐसा बना दोगे जैसे गांधी जी थे, उस टाइप का। आप हर चीज से मुक्त हो जाते हो, अपने फियर से, अपने वांट से, मतलब अपने नीड से। आप आधी धोती में जीवन काट सकते हो, चरखा काट के काट सकते हो, अपना खुद जो है लैट्रिन साफ कर सकते हो, अपनी खुद खेती कर सकते हो, मतलब सब कुछ तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। ये इंडिविजुअल के लिए। यदि हम उसको पॉलिटिक्स में देखें, जो उसका एक रूप है स्वराज का, तो कोई भी बोलेगा कि ये तो फ्रीडम है, जैसे भारत को स्वराज मिलना चाहिए, तो इट मीन सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस कम्युनिटी लाइफ। लेकिन उनका कहना था ये नहीं है कि अंग्रेज चले जाएंगे, उनका कहना था अंग्रेज चले जाएंगे और तुम्हारे भारतीय ही शासक तुम्हारे ऊपर अंग्रेजी शासन को ही करते रहेंगे, तो तुम कभी आजाद नहीं होगे, आजाद हो ही नहीं। आजाद कब होगे? जब सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस कम्युनिटी लाइफ होगी। जैसे एक इंडिविजुअल एकदम
लिबरेट हो जाता है, जब ऊपर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे गांधी जी हो गए, उस तरह से एक कम्युनिटी जो है, एक गांव जो है वो रिपब्लिक बन जाएगा, एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वो पूरी अपने से खेती करेगा, अपनी रक्षा करेगा, उसके लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ठीक है, वो ट्रेड करेगा बगल के गांव से, नेबरहुड से करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड से उसकी ट्रेडिंग कोई जरूरत नहीं है। और अपने आप में वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा और खुद अपने को गवर्न करेगा, कोई सेंट्रल कोई स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं हो। मैं आपको बताऊंगा उनका ओसनिक सर्कल का कॉन्सेप्ट। तो ऐसा यदि होता है तो कोई एक कोअर्सिव ऑथोरिटी जो फोर्स के बल पे लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करती है, पुलिस, आर्मी, पारामिलिट्री, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट कचहरी नहीं जरूरत पड़ेगी। तो वो ना स्टेट के घोर विरोधी थे। इनफैक्ट जब उनके स्टेट के बारे में आप आइडिया पढ़ेंगे, राज्य, नेशन स्टेट, तो आपको लगेगा कि वो एनार्किस्ट हैं, वो बिल्कुल इसको नहीं मानते हैं। इन ए लिमिटेड सेंस इट वाज पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम एलियन रूल, मतलब लिमिटेड सेंस में कि फॉरेन रूल से हट जाना स्वराज है। फुल राइट ऑफ सिविल लिबर्टीज भी इसमें निहित है कि आपको राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी जो होती है वो मिले। और सिविल डिसोबीडियंस भी इसमें निहित है कि यदि कोई अनजस्ट एक्शन या लॉ नेशन स्टेट का होता है या गवर्नमेंट का होता है तो उसके अगेंस्ट में उठ खड़ा होना और पीसफुली अहिंसा के थ्रू उसको विरोध करना, सत्याग्रह करना, ये भी जो है पॉलिटिकल मीनिंग है स्वराज का। यदि हम पॉलिटिकल इकोनॉमी में देखें, आपको पता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी वो जो पॉलिटी से गाइडेड होती है। इनफैक्ट सभी इकोनॉमी जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी है। सो पॉलिटिकल इकोनॉमी में यदि देखें तो इसका मायने होता था क्लासलेस इकोनॉमिक ऑर्डर, जैसे मार्क्स ने कहा था। लेकिन ये मार्क्स जैसा वायलेंट नहीं था, ये हिंसा पे आधारित नहीं था। इसमें जो है ये नहीं है कि लेबर का डिक्टेटरशिप होगा, नो, ऐसा कुछ नहीं था। ये प्यार मोहब्बत से होगा। इक्वल ऑनर डिग्निटी फॉर ऑल काइंड ऑफ लेबर, मतलब उनका कहना था कि कास्ट सिस्टम इसलिए बुरा नहीं है कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबरर है, इसलिए बुरा है। और डिवीजन ऑफ लेबरर क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने ये मान लिया कि जो अपने हाथ से काम करते हैं, जो लैट्रिन साफ करते हैं, वो नीचे है हमसे, जो खेती करते हैं वो नीचे है, और जो दिमाग का काम करते हैं ऊपर है। उनका कहना था कि डिग्निटी ऑफ ऑल लेबर यदि होगा तो कास्ट सिस्टम अपने आप में जस्ट हो जाएगा। सेल्फ रिनंसिएशन मतलब अपने वांट्स को हम लिमिट करें, हमें जितना चाहिए हम उतना ही ले। गांधी जी ने करके दिखाया। वो एक ऐसे फैमिली से आते थे कि उनके फादर जो है रियासत के प्राइम मिनिस्टर थे। आप समझिए वो ऊंचे फैमिली से आते थे, लेकिन उन्होंने अपने को आधी धोती में लपेट लिया। उनका कहना था कि जो लीडर है वो सबसे जो पुअरेस्ट व्यक्ति जिसको वो लीड करता है उसके जैसा ही उसको जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ पे वो मुस्लिम धर्म से भी आते हैं, जहाँ पे कि जो उनके खलीफा होते थे, वो जो ट्रू खलीफा, वो सबसे पुअरेस्ट जैसा रहना उनको चाहिए था। तो अपने वांट को लिमिट करो। उनका कहना था कि वांट को लिमिट इस क्यों करो, क्योंकि इससे दूसरे जो बेचारे वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनको उस तरह का जीवन जीने का मौका मिलेगा जितना कि एटलीस्ट तुम जी रहे हो। और उन्होंने कहा था कि ट्रस्टीशिप का, जो मैं बाद में आपको समझाऊंगा, एक मतलब इकोनॉमी में लाए थे। उनका कहना था कि मतलब जो अमीर लोग हैं, जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो समाज के एक तरह से वो धन के ट्रस्टी हैं, उनका अपना धन नहीं है। इसलिए अपना मिनिमम जरूरत इनको जितना है उतना ले करके बाकी धन सब समाज में उनको जो है बांटना चाहिए, यही ट्रस्टीशिप है। यदि और देखें तो स्वराज का मायने था फ्रीडम फ्रॉम वांट। मैंने आपको बताया, अपने वांट को ही लिमिट कर लेना। मटेरियल पोजीशन से फ्रीडम हो जाना, जो गांधी जी ने किया, अपने ईगो से फ्री हो जाना। बॉन्डेज ऑफ सो कॉल्ड मॉडर्न मेटेरियलिस्टिक लाइफ, जो 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 मॉडर्न सिविलाइजेशन का जितना मेटेरियलिज्म है उससे मुक्त हो जाना। जैसे कि लार्ज मशीन से मुक्त हो जाना, फास्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे हवाई जहाज से मुक्त हो जाना, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट, कोर्ट लॉयर, कोर्ट कचहरी, इनसे मुक्त हो जाना, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम से मुक्त हो जाना। मतलब ऐसा जीवन जियो, इतना लिमिटेड, इतना सेल्फ डिनायल वाली लिविंग, और इतनी मोरल लाइफ कि डॉक्टर की क्या जरूरत है। वो कहते थे कि हमें देखो क्या जरूरत क्या है डॉक्टर की। इन सम इट वॉज हिज विजन ऑफ एन आइडियल सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। उनका कहना था कि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हम एक आपको अल्टरनेटिव दे रहे हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन वायलेंट पे बेस्ड है, नीचा सिविलाइजेशन है, वो कंपटीशन पे आधारित है, मटेरियल पोजेशन पे आधारित है, वो ईगो पे आधारित है, वो धन संचय पे आधारित है, वो क्लास का बंटवारे पे आधारित है, वो हर तरह से गलत है। और वो कहते थे कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो ऐसा है जो कि पूरी दुनिया को सब दे सकता है। उसके आधार पे यदि हम बनाए तो आइडियल सिविलाइजेशन बनेगा, जो अहिंसा पर बेस्ड होगा, जो सत्य पे बेस्ड होगा, जो मोरल ड्यूटी
जिसको कि इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में धर्मा बोलते हैं। धर्मा कुछ नहीं, हमारा जो धर्म है वो मोरल ड्यूटी है, मोरल राइटियसनेस है, उसमें राइट की नहीं है, उसमें ड्यूटी की भावना है, सबका अपना अपना गुण धर्म। इन कंट्रास्ट टू वेस्टर्न मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो मैंने बोला कि वो वायलेंस पे आधारित है, मटेरियल पोजीशन और राइट्स पे आधारित है। तो इस तरह से स्वराज उनका एक अल्टरनेट कॉन्सेप्शन ऑफ सिविलाइजेशन था, जो कि हिंदू इथोस पे जो है बेस्ड है। ये बेसिकली मतलब इसेंस है, और कुछ उसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी, लिबर्टी, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट भी है और पॉलिटिकल फ्रीडम का भी है। सो दिस वाज द इसेंस ऑफ गांधीज स्वराज। अब जैसा मैंने बोला कि 2-3 स्लाइड में हम उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं, और उनके कुछ जो थॉट हैं जो कि स्वराज से टकराते हैं या मिलते हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम फीचर्स देखें गांधी और स्वराज के, अगेन मैं फीचर हर वीडियो में इसलिए देता हूं कि एक तरह से रिपीटेशन होती है, आपको और समझ में आती है, एग्जामिनेशन में भी आप ऐसे लिख सकते हैं फीचर्स। पहला यदि देखिए तो स्वराज वाज मच मोर देन पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। ये तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि स्वराज का सिंपल मीनिंग नहीं है कि सेल्फ गवर्नमेंट और अंग्रेज चले जाएं, ये बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज्यादा था, आपने देखा कितना ज्यादा था। एक इंडिविजुअल का मोरल परफेक्टिबिलिटी से लेकर के एक सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ ऑटोनोमस या ऑटोनोमस कम्युनिटी लाइफ से लेकर के, और कैसे एक अल्टरनेट सिविलाइजेशन की कल्पना। और इसमें दोनों ही तरह के फ्रीडम निहित थे, सेल्फ रूल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज सेल्फ गवर्नमेंट फॉर ए कम्युनिटी। पॉलिटिकल फ्रीडम भी था, इंडिविजुअल फ्रीडम भी था, और पॉलिटिकल फ्रीडम से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम भी। इट कन्वेड ए काइंड ऑफ इनलाइटेंड एनार्की, इसलिए इनको लोग एक तरह का एनार्किस्ट बोलते हैं गांधी जी को, क्योंकि ये स्टेट और नेशन स्टेट इसमें बिलीव नहीं करते थे, जो फॉर्मल ऑथोरिटी होती है उससे हट हट करके। So self-governing community of morally enlightened individual without the coercive power of the state। जैसा मैंने आपको बताया कि जो वो मानते थे कि जो स्टेट है, जो अभी की जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, वो बल पे आधारित, फोर्स पे आधारित एक वायलेंट संस्था है, जो पुलिस, पारामिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, कोर्ट कचहरी, इन सब के बेसिस पे जो है अपनी विल को थोपने वाली एक संस्था है। वो कोई नॉन वायलेंट, कोई बहुत ही बेनाइन संस्था नहीं है, और वो वेस्टर्न वायलेंस को दर्शाती है, उसी को हम लोगों ने अपनाया है। ही डी ऑब्जेक्टिफाइड मॉडर्न स्टेट, मतलब ये एक टेक्निकल टर्म, मतलब ऐसा समझिए कि ये मैंने पैंथम के बुक से लिया है, इसे बहुत इस पे डिस्कस किया सकती है। उनका ये कहना है, पैंथम का मैंने रेफरेंस में दिया है, कि जो मॉडर्न स्टेट है ना, उसको हम लोगों ने डी मतलब उसको रेफाई कर दिया, मतलब एक तरह का उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, एक आदमी की तरह नजर आता है। इंडियन स्टेट, आपको एक बड़ा ऊंचा सा इंडियन स्टेट दिखेगा, उसके सारे राज काज तंत्र दिखेंगे, गवर्नमेंट दिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। उन्होंने उनको तोड़ दिया, उसको डी ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, उसको कहा कि ये कुछ नहीं है, ये एक ए मोरल सोललेस कोअर्सिव वायलेंट इंटिटी है, मतलब मोरलिटी नहीं है उसमें, उसमें कोई आत्मा नहीं है, और एक वायलेंट इंटिटी है जो सरकार और जो गवर्नमेंट और जो स्टेट होती है। तो इस तरह से उन्होंने डी ऑब्जेक्टिफाई किया। ही wanted complete destruction of modern civilization, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी, एंड क्रिएशन ऑफ ए न्यू सोसाइटी विदाउट स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे एनार्किज्म आ जाता है। कोई पार्लियामेंट को उन्होंने इतनी, उस समय 1909 में लिखा था उन्होंने हिंद स्वराज में, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो बांझ और वेश्या के जैसा है, मतलब इतना, मतलब वो पार्लियामेंट को डिराइड कर देते, कहते सब सब धोखा है, ये जो गवर्नमेंट है, लिबरल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, ये सब कुछ नहीं है, जनता के लिए नहीं है। इसके अलावा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के जो सिंबल थे उस समय में, उसको भी वो डिराइड करते हैं, लाइक रेलवे। उस समय तो जहाज इस तरह से आया नहीं था, लेकिन रेलवे, वो कहते थे कि इंडिया में रेलवे ब्रिटिश लेके इसलिए आए कि हम पे शासन कर सके, हमारे भले के लिए नहीं लाए। और ये रेलवे क्या करता है, ये प्लेग फैलाता है। यदि अब आज देखिए कि जब पूरी दुनिया में पैंडेमिक जिस तरह से फैला, तो गांधी जी का ये थॉट कैसा लगता है, यदि हर कोई, गांधी जी कहना था कि यदि हर विलेज जो है वो ऑटोनोमस हो, अपना ट्रेड जो है लोकल करे बगल के गांव से, तो समझिए कि आज ये पैंडेमिक फैलता ही नहीं। ये फैला कैसे? बिकॉज ऑफ द फास्टर ट्रांसपोर्ट, एक दूसरे को लोग जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, लोग में जो आवाजाही होती है, इस पर डिबेट हो सकता है अच्छा है बुरा है, लेकिन उनका कहना था कि रेलवे ने हमें ज्यादा बुराई दी है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो लोकल इकोनॉमी में बिलीव करते थे। इस तरह से लार्ज मशीन जो आदमी का जॉब छीनता है, उसके वो अगेंस्ट थे। डॉक्टर, मेडिकल जो प्रोफेशन है मॉडर्न, जो आपको तुरंत टेस्ट करवाता है, डिफरेंट एमआरआई करवाता है, और फिर ढेर सारी दवाई देता है जिससे कि और आप बीमार पड़ते हैं, उसके वो अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि हमारी जीवन मनुष्य का ऐसा होना चाहिए, भगवान ने हमें ऐसा बनाया कि हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमें लॉयर की जरूरत ही नहीं है। उनका कहना था कि जब तक आप कंपटीशन नहीं करोगे, लोगों से कंफ्लिक्ट नहीं करोगे, जब जब तक भिड़ोगे नहीं, लड़ाई नहीं करोगे, ये लॉयर क्या है, ये तो एक्सप्लॉइटर हैं।
कोर्ट कचहरी। और आप जरा सोच के देखिए, यहाँ पे मैं रुक के 1 मिनट कहता हूं, आप जरा सोचना स्टूडेंट, इंडिया में लॉयर मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक एक लॉयर की फी, एक एक हियरिंग की लाखों लाखों रुपए है। और इवन लोअर मिडिल क्लास अच्छे डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, हजारों रुपए उनकी फी होती है। जरा आप सोच के देखो कि लॉयर डॉक्टर किस वर्ग के लिए काम करते हैं। आर्म फोर्सेज इन सब की बुराई करते थे, इन विच पीपुल टोटली रिनाउंस वायलेंस एंड रेजिस्ट ऑथोरिटी थ्रू सत्याग्रह। उनका कहना था कि वायलेंस नहीं, प्यार मोहब्बत, और यदि आपको विरोध करना है तो आप सिविल डिसोबीडियंस करो, सत्याग्रह के मेथड से करो, कोई वायलेंस नहीं, खुद सफर करो, खुद फास्टिंग करो। He had the vision of a decentralized, non-hierarchical, participative and substantive democracy. उनका कहना था कि वो डेमोक्रेसी छलावा है जो लिबरल डेमोक्रेसी, वो पार्टिसिपेटिव नहीं है, वो हिरार्किकल है, वो पावर पे बेस्ड है, वायलेंस पे बेस्ड है, सेंट्रलाइज्ड है। उसमें उन्होंने ओसनिक सर्कल का कॉन्सेप्ट दिया जो हम एक स्लाइड में देखेंगे। उन स्वराज में देखिए कि कितनी चीजों को उन्होंने समावेश किया। स्वराज का माने सेल्फ रिलायंस भी है, मतलब कि हम खुद अपने ऊपर निर्भर है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ऑटोनोमस हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसमें सत्य छिपा हुआ है, एवरीथिंग इज ट्रूथ पे बेस्ड है। नॉन वायलेंस इसका कोर है स्वराज का, सत्याग्रह के थ्रू आपको वायलेंस नहीं। उनका कहना था कि वायलेंस जो है वो शरीर बल को दिखाता है, जबकि अहिंसा जो है वो बहुत सारे बल को दिखाता है, वो आत्मा के बल को दिखाता है, आत्म बल, और वो जो है कई तपोबल को दिखाता है, वो नीति बल को दिखाता है। तो हमारा जो है बहुत सारे बल जब मिलते हैं ना, तो वो जो है नॉन वायलेंट बल होता है, जबकि वायलेंस केवल एक शरीर बल को दिखाता है। टॉलरेंस होनी चाहिए दूसरे के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि ट्रूथ मल्टी डायमेंशनल होता है, किसी का ट्रूथ ट्रूथ नहीं होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म। अल्ट्रूइज्म, दूसरे के लिए, मतलब उनका तो यहां तक कहना था कि आप अपने गरीब देशवासियों के लिए जो है अधनंगे हो जाओ, मतलब कि अपने वांट को खुद छोड़ दो, बोलो कि हम इससे अधिक नहीं खाएंगे, इससे अधिक हम वेल्थ नहीं रखेंगे, क्योंकि हम क्यों रखें जबकि हमारे देश के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए सेल्फ रिनंसिएशन, खुद ही छोड़ दो। सर्वोदय का उन्होंने भावना लाया था, हम बाद में इस पे डिस्कस करेंगे। सबका भला, सर्वोदय। सत्याग्रह मैंने बताया, सत्य के थ्रू आग्रह करना। ट्रस्टीशिप मैंने आपको बताया। ब्रेड लेबर, मतलब कि लेबर की डिग्निटी, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। लेबर की डिग्निटी मतलब इनका कहना था कि हर लेबर एक जैसा है, और जितना तुमको रोटी खाते हो, मतलब जितना तुम कपड़ा पहनते हो, रोटी, उन सब के बराबर हाथ से मेहनत करो, तब तुमको समझ में आएगा। हर आदमी, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो एक गरीब आदमी हो, हाथ से मेहनत करो, उतना जितना कि तुम खुद खाते पहनते ओढ़ते हो, उसके बराबर, वही ब्रेड लेबर था। ही डिनोटेड रिजोल्यूशन ऑफ 4 डायकोटमीज, कंट्राडिक्शंस बिटवीन। इन्होंने कहा कि 4 तरह का जो कंट्राडिक्शंस जो है ना, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन और आइडियल सिविलाइजेशन के दशा को दर्शाता है। पहला है कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो कंपटीशन पे आधारित है, जबकि नया सिविलाइजेशन जो आएगा स्वराज से, वो कॉपरेशन पे आधारित होगा। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है राइट, हक पे आधारित है, मेरा हक क्या, जबकि जो नया सिविलाइजेशन है वो ड्यूटी पे आधारित होगा, धर्म, जो हिंदू धर्म है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। उनका कहना था कि हर व्यक्ति यदि एक समाज में अपनी ड्यूटी करता है, अपना धर्म निभाता है, तो सबका राइट खुद ही सुरक्षित हो जाएगा। राइट के लिए लड़ने की, कानून में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मशीनरी वर्सेज हैंड लेबर। उनका कहना था अभी का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो मशीन पे बेस्ड है, आदमी को वो डिह्यूमनाइज करता है, आदमी का हक छीनता है, उसको वो बॉन्डेज बनाता है। उसके बदले हाथ से काम की इज्जत होनी चाहिए, तब आदमी की इज्जत होगी, यदि आदमी के हाथ की होगी, तभी नेचर की रक्षा भी होगी। मशीन नेचर को डिस्ट्रॉय करता है, वो वायलेंट है। कंजम्पशन कंज्यूमरिज्म है, जितना खाओ, जितना मेटेरियलिज्म, और खाओ, बीमार पड़ो और डॉक्टर के पास जाओ, उनका कहना था। उसके बदले सेल्फ डिनाइल, खाओ का मतलब यहाँ पे ये भी है टीवी, एसी, फ्रिज एंड ऑल। सेल्फ डिनाइल मतलब खुद छोड़ दो, वो नया सिविलाइजेशन है। कोअर्सिव इमोरल स्टेट, मैंने बताया ना कि एकदम एक अमानवीय है, इमोरल है, पावर और वायलेंट पे बेस्ड नेशन स्टेट है। उसके बदले मोरल, नॉन वायलेंट कम्युनिटी है, जहां की प्यार मोहब्बत है, अहिंसा है, मोरलिटी है। तो ये इनका फीचर ऑफ गांधीयन स्वराज था। एक लास्ट में यदि ये देखें कि इन्होंने कहा कि 4 आप जो है इसके स्क्वायर एक बना लो, और उसके 4 कोने पे स्वराज के डिफरेंट डायमेंशन दिखा सकते हो। पॉलिटिकल डायमेंशन है, इकोनॉमिकल डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, और धर्म जो है इसको होल्ड किए हुए। धर्म का मायने ही होल्ड करना होता है, और यहाँ धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म, हिंदू धर्म, मैंने आपको बताया है उसका मायने, यदि एक वर्ड में कहिए तो मोरल गुडनेस एंड मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल राइटियसनेस, ये जो है धर्म।
तो इसको हम आगे जो है, अब इसी को आगे स्लाइड में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन स्वराज के क्या हैं, जो इनका 4 स्क्वायर ऑफ स्वराज से जो निकलता है। धर्म तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह धर्म है इसमें। आइए गांधी जी के स्वराज के जो मीनिंग है, कनोटेशन को समझने के बाद तिलक का समझते हैं। आपको पता है कि तिलक गांधी जी से पहले ये सब सारी चीजें दे रहे थे। जब गांधी जी नहीं थे तब उन्होंने जो है होम रूल मूवमेंट चलाया था 1916 सब में, और उन्होंने स्वदेशी, स्वराज और बायकॉट का नारा दिया था 1905 सब में, लाल बाल पाल के साथ। मतलब लाल बाल पाल तीन जो ट्रॉयका ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर, बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, उनके साथ में। उनका भी जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है वो एक सिंपल नहीं है, सेल्फ रूल नहीं है। स्वराज का तो वैसे मायने जो है सेल्फ रूल है, स्वराज के जो कॉलोनियल मास्टर है उनको भगाओ, जो कॉलोनियल इंपीरियल रूल है अपना रूल, ऐसा नहीं था। उनका भी बहुत ज्यादा गांधी जी की तरह स्पिरिचुअल था, लेकिन उतना ज्यादा मल्टी डायमेंशनल नहीं था। ये थोड़ा सा हिंदू धर्म की तरफ चला जाता है, वेदास की तरफ चला जाता है। कैसे, देखिए, तिलक ट्रेस द टर्म स्वराज्यम इन वेदा। उनका कहना था वेद में एक वर्ड है स्वराज्यम, जो ये होता है कि उसमें कहा जाता है कि पीपल को अधिकार था कि ऑपरेसिव रूलर यदि हो, टायरेनिकल यदि राजा हो, तो उसको उखाड़ के फेंक देना जो है स्वराज्यम है। ये अधिकार पीपल का, समझिए कि पॉपुलर जिसको आप सॉवरेंटी कहते हो, वो कॉन्सेप्ट वेदास में है। ये तिलक का क्लेम था। पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन ऑफ इंडियन नेशन। उनका कहना था कि हम जो भारत वर्ष है, अगेन वेद में जो है मतलब कि हमारे राष्ट्र का जिक्र है। राष्ट्र एक आत्मा के जैसी है, मतलब वो कोई जमीन नहीं है, वो आत्मा जिससे कि सब लोग जो उस जमीन पे रहते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, राष्ट्र की भावना। उस राष्ट्र का एक तरह का स्पिरिचुअल बंधन मुक्त होना जो है वो स्वराज है, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल। क्योंकि जब उस पर किसी और का शासन होता है तो उसकी आत्मा कुचली जाती है, वो उस राष्ट्र की भावना कुचली जाती है, आत्मा कुचली जाती है, उसकी सोच कुचली जाती है, उसकी भाषा, उसकी जो परंपरा, उसकी जो कल्चर, उसकी सिविलाइजेशन कुचली जाती है। इन सब से मुक्त होना स्वराज है उनके अनुसार। बोथ पॉलिटिकल कन्नोटेशन, तो इसका तो सिंपल मीनिंग था कि भाई होम रूल हो, मतलब आप हमको शासन दे के भाग जाओ। लेकिन दूसरा उसका मीनिंग था मोरल एंड स्पिरिचुअल कन्नोटेशन, दैट इज सेल्फ कंट्रोल एंड इनर फ्रीडम। सेम जो गांधी जी कहते हैं मोरली रीजनरेट होना, एक व्यक्ति का, एक समाज का। तो दोनों मीनिंग जो है तिलक के स्वराज में भी, या स्वराज्या, ये स्वराज्या भी बहुत जगह यूज करते हैं, उसमें था। इसका यदि पॉलिटिकल देखें और स्पिरिचुअल डायमेंशन देखें तो ये स्वराज्य इज नॉट जस्ट ए वर्ल्डली गोल। ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ एक सिंपल, एक दीन दुनिया की एक जो बात है जिसको आप कह सकते हो पॉलिटिक्स है, लाइक इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये बहुत छोटा सा मायने है, बट ऑल्सो ए मोरल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। कैसे, आगे और एक्सप्लेन करेंगे। स्वराज या स्वराज्य वॉज समथिंग मोर देन मेयर होम रूल और एक्सटर्नल पॉलिटिकल फ्रीडम, बट ऑल्सो द इंटरनल फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ द इनर सेल्फ। अगेन सेम वही बात यहाँ पे आती है। स्वराज इज फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमिनेशन और कंट्रोल, चाहे इनर हो चाहे एक्सटर्नल हो। फुल सेल्फ गवर्नमेंट ये डिनोट करता है, पॉलिटिकल सेल्फ गवर्नमेंट, सोशल सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी तक कई लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअली क्या हम मुक्त हो पाए हैं, क्या अंग्रेजों की दास्ता से, कि अंग्रेजियत से क्या गुलामी हमें मुक्त हुई है। धर्म राज की ये बात करते हैं, धर्म राज, उसको राम राज्य कह सकते हो, मतलब वो राज जो कि हमारे हिंदू धर्म पे आधारित है, राइटियसनेस, मोरल ऑब्लिगेशन, सच्चाई पे आधारित है, जहां पे कि वेलफेयर स्टेट है, राजा प्रजा के सुख के लिए कुछ भी कर सकता है। उस तरह के राज के लिए जहां सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, सबका एक दूसरे से जो है मोरल ऑब्लिगेशन है, क्या वो राज स्थापित कर सकते हैं, वो इनके लिए स्वराज था। स्वराज वॉज implied enlightened self control। अपने को खुद जो है इतना ऊपर उठा लो, अपने को खुद ऐसा कंट्रोल कर लो, मोरली रीजनरेट कर दो। अगेन गांधी जी की थॉट ऑफ द इंडिविजुअल इंस्पायरिंग डिटैच्ड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी। यहाँ पे गीता से जो प्रभावित है वो आ जाता है, कर्म से जो है आप डिटैच हो जाओ, मतलब आप कर्म को निष्प्रिय भाव से करो, ऐसे करो जैसे मैं आपको यदि पढ़ा रहा हूं, तो यदि रियल में मैं यदि डिटैच हो तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसको कितने लोगों ने देखा, इससे मुझे क्या फायदा हुआ। वैसे हम सब जो है इंसान है, ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन यदि मैं प्योर डिटैच वे में इसको करूं, बस ये करने में मुझे खुशी है, उसके परिणाम से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो ये जो है रियल स्वराज है।
इट ऑल्सो डिनोटेड नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर ऑल कोलोनाइज कंट्री। ये पूरे दुनिया के जो कोलोनाइज पीपुल है उनको उनका जो कॉलोनियल इंपेरियल रूल है, उनके कल्चर, उनके सिविलाइजेशन पे जो जो बंधन है उसको उखाड़ फेंकना जो है स्वराज था। तो यहाँ पे वो ग्लोबल लीडर की तरह ही बात करते हैं। तिलक का यदि देखें पॉलिटिकल डायमेंशन तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी क्या हम उसको अचीव कर पाए हैं, इसको इसके चलते मैंने ये लिया है। यहाँ पे है कि पॉलिटिकल डायमेंशन स्वराज का देखें तो रूलर एंड रूल बिलोंग टू द सेम कंट्री। ये तो चलो एकदम हमने अचीव कर लिया, क्योंकि हमारे जो रूलर हैं वो बाहर से नहीं है, सेम कंट्री के हमारे सिटीजन ही हमारे रूलर हो सकते हैं। इट रेफर्स टू ए वेल गवर्नड स्टेट और ए सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ। इस पे एक डिबेट है, क्या हम रूल ऑफ लॉ में हैं? क्या कानून के नज़र में जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अमीर गरीब बराबर हैं? क्या अंबानी के लिए जो रूल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, वही एक रिक्शा चलाने वाले के लिए भी उतना ही सुलभ है? उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं? डिबेटेबल। एक गवर्नमेंट प्रमोटिंग वेल बीइंग ऑफ द पीपल। यस, ऐसा दिखता है कि गवर्नमेंट जो है प्रमोट करती है वेल बीइंग, क्या लेकिन वो और हो सकता है? क्या हम और आगे बढ़ सकते हैं? एक गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ऑफ कोर्स ये भी हम लोगों ने अचीव किया है, लेकिन कुछ अचीव करना अभी भी बाकी है तिलक के स्वराज्य में। फाइनली मैं उनका एक बहुत ही एक फेमस कोट, एक बहुत लंबा सा कोट है वो कहूंगा, जिसे बहुत सारे उनके थॉट जो है स्वराज्य का समझ में आता है। उनका कहना था, इट इज ए लाइफ सेंटर्ड इन सेल्फ एंड डिपेंडेंट अपॉन सेल्फ। मतलब कि एक व्यक्ति का जो सेल्फ है वो एक सेंटर में है। ओसनिक सर्कल याद कीजिए गांधी का, वही वो भी यही कहते हैं, एंड डिपेंडेंट अपॉन सेल्फ, और वो खुद सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ पे डिपेंडेंट, किसी बाहरी पे नहीं। देयर इज ए स्वराज्य इन दिस वर्ल्ड एज वेल एज इन द वर्ल्ड देयर आफ्टर, हेयर आफ्टर। अब ये जो है परे वर्ल्ड को याद करते हैं, ये लोगों को याद दिलाते हैं कि आप हेवन में जाना चाहते हो ना, आप जो है पुनर्जन्म लेकर के अच्छा जन्म लेना चाहते हो ना, स्वर्ग में जाना चाहते हो ना, अलग आप अपने परलोक को भी सुधारना चाहते हो ना, क्योंकि हिंदू में कन्विक्शन होता है कि हम ऐसे कर्म करें इस जन्म में कि अपने परलोक को सुधार लें। तो वो कहते हैं कि इन माई कन्विक्शन इट इज माई थेसिस दैट स्वराज्य इन दिस लाइफ टू कम कैनॉट टू इन दिस लाइफ टू कम कैनॉट बी इन द लाइफ टू कम। मतलब परलोक जो आपके अगली लाइफ आएगी ना, वो कभी नहीं सुधरेगा उन लोगों के लिए जो जिन्होंने इस जन्म में स्वराज्य प्राप्त नहीं किया। दस टू एंजॉय सेल्फ रूल इन द अदर वर्ल्ड, आपको परलोक में भी आपको स्वराज्य प्राप्त करना है ना, तो आपको इस जन्म में स्वराज्य के लिए लड़ना पड़ेगा, इस मोर्टल वर्ल्ड में, इस धरती में लड़ना होगा, तभी आप जो है हेवन में स्वराज्य को प्राप्त कर पाओगे। मतलब तिलक जो है यहाँ पे हिंदू मैथोलॉजी के उसको उभारते हैं कि स्वराज्य जो है या हेवन और साल्वेशन जो है वो आप अटेंड कर ही नहीं सकते हो यदि आप इस जन्म में, जो आपका कार्मिक जन्म है, उसमें बॉन्डेज में दिया आपको। तो आपका जो बॉन्डेज को उखाड़ फेंकना, ये कॉलोनियल इंपेरियल रूल को उखाड़ फेंकना आपका केवल पॉलिटिकल या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी आपके परलोक को ये सुधार सकता है, नहीं तो आप अगले जन्म में या परलोक में भी आप परतंत्र ही रहोगे। जो परतंत्र मरते हैं वो स्वतंत्र अगले जन्म में नहीं हो सकते हैं, उनका ये कहना था। दस तिलक एग्जॉर्टेड, मतलब उन्होंने पीपल को आह्वान किया कि राइज अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, केवल इसलिए नहीं कि वो आपकी नेशनल ड्यूटी है, लेकिन वो आपका स्पिरिचुअल मैंडेट है। आपको मुक्त होना है ना, आपको परलोक सुधारना है ना, आपको परलोक में जो है आपको मुक्ति चाहिए, स्वराज चाहिए, तो आपको इस जन्म में स्वराज लड़ के लेना होगा। सो डियर स्टूडेंट, यदि इस लंबे डिस्कशन को हम सम अप करें, एक बहुत ही लंबा डिस्कशन है, तो आप देखेंगे कि आउट ऑफ ऑल फंडामेंटल पॉलिटिकल वैल्यूज, जैसे जस्टिस है, राइट है, इक्वलिटी है, मल्टीकल्चरलिज्म है, ये जो फ्रीडम या लिबर्टी जो है ना, इससे ज्यादा एक्सपेंसिव, इससे ज्यादा विशाल, इससे ज्यादा मल्टी फेसेटेड, मतलब कई डायमेंशन इसके हैं, एंड मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे ज्यादा है ही नहीं। फ्रीडम इज ऑल परवेसिव एंड इनहेरेंट अर्ज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा ना, चींटी से लेकर हाथी तक में, मनुष्य से लेकर टाइगर तक में, सब में जो है, चिड़िया से लेकर के बाज तक में, सब में जो है लिबर्टी, फ्रीडम की भावना जो है ना,
ऐसे भरी हुई, एक लगता है कि नेचर ने हमें जो है लिबर्टी की भावना दे के भेजा है। सभी मुक्त होना चाहते हैं हर तरह के बंधन से। हमारा एटॉमिक लेवल पे भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होना चाहता है एटम के न्यूक्लियस के बंधन से। हम सब मुक्त होना चाहते हैं। नेचर में हर कोई मुक्ति के लिए जो है अर्ज कर रहा होता है। इट इज अर्ज टू ब्रेक फ्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रेंट। किसी टाइप का बंधन हो, कंस्ट्रेंट हो, ऑब्स्टेकल हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे किसी इंडिविजुअल के द्वारा हो, चाहे समाज के द्वारा हो, स्टेट के द्वारा हो, हम जो है उससे मुक्त होना चाहते हैं। जो भी हमारे रास्ते में आता है, हमारे फ्री विल के रास्ते में आता है, हमारे थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, एक्शन, डिजायर के रास्ते में आता है, उन सब को हम तोड़ देना चाहते हैं। इन ए निगेटिव सेंस, फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैन मेड कंस्ट्रेंट। जो इसे बर्लिन ने कहा, एक्सटर्नल है, मैन मेड बंधन है। इन पॉजिटिव सेंस इसका बहुत मायने है। इट मे बी गेनिंग कैपेबिलिटी, जो अमर्त्य सेन कहते हैं। इट मे बी एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन, जो फिलिप पेटिट कहते हैं। इट मे बी मास्टर ऑफ वंस ओन विल, जो इसे आप बर्लिन कहते हैं। सेल्फ मास्टरी, सेल्फ रियलाइजेशन या इमेंसिपेशन जो हम लोगों ने देखा, वो सब जो है पॉजिटिव सेंस में फ्रीडम है। इमेंसिपेशन एंड स्वराज हैव मच वाइडर एंड सब्जेक्टिव कन्वर्टेशन। अब इसका कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है कि आप डिक्शनरी में देखोगे इमेंसिपेशन क्या है तो आपको इंग्लैंड में अलग दिखेगा मीनिंग, और इंडिया में आपने देखा वो साल्वेशन और निर्वाणा की तरफ चला जाता है। स्वराज का कोई मीनिंग जो है आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में दिखेगा ही नहीं, लेकिन इंडियन वर्ल्ड में भी स्वराज सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट, होम रूल से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ओशनिक सर्कल, सब कुछ आपको इसका मीनिंग हो सकता है। सो इट इज अ मच वाइडर एंड सब्जेक्टिव कनोटेशन। जैसा थिंकर ने सोचा वैसा, हैव बीन इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट थिंकर। हम लोगों ने देखा कि इमेंसिपेशन मार्क्स ने कैसे सोचा, क्लास स्ट्रगल के तौर पे, क्लासलेस, प्रॉपर्टीलेस एंड जो अनइक्वल समाज है, एलियनेशन लेस समाज जो है, वो परिकल्पना उन्होंने इमेंसिपेशन के तौर पे की। कैसे क्रिटिकल थिंकर्स जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के, वो कैसे देखते हैं, और कैसे इंडियन फिलॉसफी में इमेंसिपेशन देखते हैं। स्वराज कैसे गांधी जी देखते हैं, और स्वराज कैसे तिलक देखते हैं। इनफैक्ट और आप चाहें तो इसमें स्वराज कैसे सावरकर देखते हैं, तो बहुत ही मजेदार एक डिस्कशन हो सकती है कि कितना डिफरेंस था, स्वराज किस रूप में सावरकर देखते हैं और गांधी देखते हैं। Different interpretation of freedom have defined how individuals relate to society। मतलब समझिए इतना प्रोफाउंड है इसका मायने कि यदि आप निगेटिव लिबर्टी को अपनाते हैं तो पूरा एक जो लिबरल समाज जो है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जन्म लेता है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो अभी रूल कर रहा है पूरी दुनिया को, तो वहां इंडिविजुअल निगेटिव लिबर्टी जो है वो सुप्रीम है। इंडिविजुअल को कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए स्टेट का या समाज का, उसके थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ या उसके एक्ट पे। यदि आप पॉजिटिव लिबर्टी या पॉजिटिव फ्रीडम को रियल समझते हैं तो पूरा सोशलिस्ट कम्युनिस्ट समाज आपको दिखेगा, जहां पे कि फ्रीडम इस तौर पे है कि गरीब अमीर बराबर है या नहीं, सबको बराबर जो है हक मिल रहा है कि नहीं, सभी को कैपेबिलिटी हम दे पा रहे हैं कि नहीं जीवन जीने के लिए, समतावादी समाज है कि नहीं। इस बेसिस पे आप देखेंगे सोशलिस्ट समाज और कम्युनिस्ट समाज आप देखेंगे। सोशल डेमोक्रेसी जो है दोनों के बीच बीच का आता है, जहां लिबर्टी निगेटिव सेंस में और लिबर्टी पॉजिटिव सेंस में दोनों को एक सामंजस्य बिठाया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिबर्टी या फ्रीडम के क्या मायने हैं। इस पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल एक्शंस, और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े जो हुए हैं वर्ल्ड वॉर से लेकर के, और जो कोल्ड वॉर हुआ है, वो एक तरह का ये है कि लिबर्टी या फ्रीडम के मायने क्या है और उसके बेसिस पे समाज कैसे बनाया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत मजा आया। बहुत दिनों के बाद मैंने एक आप कह लीजिए कि थीसिस या थ्योरी पे बेस्ड वीडियो बनाया है। ये एमसीक्यू वीडियो मैंने बनाते बनाते मैं थोड़ी सी एक तरह से मैं ऊब भी गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सिलेबस के कुछ पार्ट जो छूट गए थे, वो मेरे जो स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, जो सेमेस्टर 3 पूरे इंडिया में पढ़ रहे हैं, उसको उनको बहुत मजा आया होगा इस लॉन्ग वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और लोगों को भी बताएं। एंड डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम गाइड। फॉर्चुनेटली ये एग्जाम गाइड मौजूद है, मैंने बहुत मेहनत से लिखा था, बहुत लोग इसका यूज नहीं कर पाए, डोंट नो व्हाई। ये सेमेस्टर 3 जो DSC 7 है, जो कि DU के लिए है, लेकिन DU
SOL के लिए है और इग्नू के लिए, लेकिन पूरे इंडिया भर के स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ क्लिक करें, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको क्लिकेबल लिंक दी जाएगी। इस तरीके से आप जो है मेरे से बातें कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि बचे हुए जो टॉपिक हैं जिस पे मैं नहीं बना पाया वीडियो, उसका जल्द से जल्द वीडियो आपको एग्जामिनेशन से पहले, दिसंबर जनवरी से पहले लेकर के आए। चलिए मिलते हैं किसी एक और थीम वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी केयरफुल।